होता है, इसलिए टीचर उसे डांट लगाते हैं और कल अपने पेरेंट्स को स्कूल साथ में लेकर आने के लिए कहते हैं। लेकिन सांगजी ने पेरेंट्स के डांट से बचने के लिए आइडिया लगाकर अपने भाई को स्कूल लाने का डिसाइड करती है। इसीलिए वो घर आकर अपने भाई को मस्का लगाने के लिए उसके लिए फ्रूट्स लेकर जाती है, मगर वो उसके रूम में एक दूसरे लड़के को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम था। और ये था हमारा मेन लीड जियाशु, जो सांगजी के बड़े भाई सांगयान का दोस्त था। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, इसीलिए सांगयान उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। तो सांगजी जियाशु को उसका बड़ा भाई बनकर स्कूल आने के लिए कहती है, जिस पर जियाशु उसका नाम और क्लास और उसका स्कूल का एड्रेस पूछकर चला जाता है। तो सांगजी सोच में होती है कि वो स्कूल आएगा कि नहीं। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सांगजी अब क्लास 11th में है और सांगयान अभी कॉलेज में पढ़ता है। तो सांगयान अपना और अपने फ्रेंड का सामान हॉस्टल में शिफ्ट कराने के लिए पापा की कार मांगता है। तो सांगजी भी उसकी हेल्प करेगी कहती है, क्योंकि उसे तो जियाशु से मिलना है। इस पर सांगजी को स्कूल टाइम से ही क्रश है। तो सांगजी उनके हॉस्टल पहुंच जाती है, तभी वो उनकी कार में एक स्टफ टॉय देखती है, जिसे वो उठा लेती है। तभी वहाँ पर जियाशु आ जाता है, जिसे देखकर सांगजी तो ब्लश करने ही लग जाती है। अब पहली नजर में जियाशु तो उसे पहचान ही नहीं पाता कि वो सांगयान की वही छोटी सी सिस्टर है, पर फिर वो उसे पहचान लेता है। इसलिए वो उसे कहता है कि मेरा 3 साल पहले तुम पे एक एहसान था, इसलिए तुम ये सामान ले जाने में मेरी हेल्प करो। तो सांगजी उनका सामान रूम तक पहुंचा देती है, जहाँ पर वो सांगयान के दूसरे दोस्तों से भी मिलती है। जियाशु को एक कॉल आता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसके दोस्त कहने लगते हैं कि शायद जियाशु को कोई गर्लफ्रेंड मिल गई होगी, इसीलिए वो तो हर वक्त बाहर ही रहता है। जो सुन सांगजी थोड़ी अपसेट होती है, इसलिए वो अपने घर चली जाती है। लेकिन वो अपना नोटबुक यहीं पर भूल गई थी, इसीलिए वो अपने भाई को कॉल करती है, पर वो गेम खेल रहा था। इसीलिए वो जियाशु को बात करने के लिए कहता है। तो सांगजी उसे कहती कि उसे कल ही कैसे सबमिट करना है और नोटबुक उनके यहाँ पर है। इस पर जियाशु उसे कहता है कि फिर वो उसके भाई के हाथों घर भिजवा देगा। इस पर सांगजी कहती कि फिर तो उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा ऐसे लिखने का। तो जियाशु कहता है कि फिर मैं तुम्हारे भाई को ऐसे लिखने के लिए कह देता हूँ। इस पर सांगजी उसे मना करते हुए कहती कि उसे तो बिल्कुल नहीं आता, और अगर उसने कुछ लिखा भी तो वो गड़बड़ कर देगा, और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। इस पर जियाशु उसे कहता है कि ठीक है, फिर कल सुबह 6 बजे मुझे तुम बस स्टॉप में मिलना, मैं तुम्हें वहाँ पर तुम्हारी नोटबुक लौटा दूंगा और ऐसे लिखने में हेल्प भी कर दूंगा। ये सुन सांगजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है और सुबह का अलार्म लगाकर सो जाती है। फिर टाइम से पहले उठकर तैयार होकर वो बस स्टॉप पहुंच जाती है, पर काफी देर वेट करने के बाद भी जियाशु नहीं आता। तो वो सोचने लग जाती कि क्या वो आज भी आएगा, जिससे वो 3 साल पहले वाले दिन को याद करती है जब सांगजी का भाई बनकर वो आने वाला था, मगर जियाशु आया ही नहीं था, जिस वजह से उसे डांट पड़ी थी। इसीलिए वो काफी ज्यादा अपसेट होकर घर लौट रही थी, मगर चलते चलते वो गिर गई थी। तभी वहाँ पर जियाशु भी आ गया था, जिसने उसे लेट से आने के लिए सॉरी कहा था। तो सांगजी तभी उसे टीचर से मिलाने के लिए ले जाती है। तो वहाँ ले जाते हुए उसने उसे समझा दिया था कि टीचर के सामने उसे कुछ भी नहीं कहना है, बस उनकी बात सुनकर वहाँ से निकल जाना है। तो दोनों टीचर के पास पहुँचते और बहाना देते हैं उनके पेरेंट्स के काम में बिजी होने का। तो टीचर सांगजी का कंप्लेन लगाते हैं और बताते हैं कि वैसे तो ये क्लास की टॉपर है, मगर क्लास में इसका ध्यान नहीं होता और ये हर वक्त ड्राइंग करती रहती है। इसके लिए जियाशु भी झूठ मूठ कर उसे डांट देता है और टीचर के सामने उसे समझा भी देता है। तो इस तरह से जियाशु ने देर से ही सही मगर सांगजी को टीचर की डांट से बचाया था। अब कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जियाशु सांगजी को कॉल करता है। तो सांगजी उसे कहती कि अगर तुम जल्दी से नहीं आए तो तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। तभी जियाशु पीछे से आ जाता है, जो उसके लिए मिल्क बॉटल खरीदने के लिए गया था। तो जियाशु पास ही में ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए जाता है। तो सांगजी उसे छुपकर देखने लग जाती है, जिसे जियाशु भी नोटिस करता है। इसलिए उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ खाना है। तो सांगजी उसे मना कर देती है। फिर जियाशु आकर टेबल पर बैठ जाता है, मगर सांगजी तो अभी भी उसे चुप चुप कर देख रही होती है। तो जियाशु उसे ऐसे लिखने में ध्यान देने के लिए कहता है और पहले उसे मिल्क पी लेने के लिए कहता है, लेकिन सांगजी तो मिल्क बॉटल बैग में छुपा लेती है क्योंकि उसे मिल्क से एलर्जी थी। तो सांगजी जल्दी से कुछ भी एक ऐसे लिख लेती है। इसके बाद जियाशु उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। अब जियाशु ने उसका ऐसे पढ़ लिया था जो उसने कुछ खास नहीं लिखा था, इसीलिए वो अपना लिखा हुआ एक ऐसे उसके बैग में रख देता है जो उसने कल ही उसके लिए लिखा था। जो देख सांगजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। जियाशु के वहाँ से जाने के बाद वूजंग नाम का एक लड़का उसके सामने आता है जो उसे जूनियर स्कूल से लाइक करता था। तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए डांस करके दिखाता है, मगर उसका ये डांस देखकर सांगजी को ही एम्बैरेसिंग लग रहा था। इसीलिए वो जल्दी से उसे भी क्लास में जाने के लिए कहती है। जिसके बाद घर आकर वो उसके ऐसे को पढ़ने लग जाती है जो जियाशु ने लिखा था। सांगजी ने उनका सामान हॉस्टल शिफ्ट कराने में जो हेल्प की थी उसके बारे में, और आखिर में उसने लिखा था कि सांगजी ने अपने भाई के एक दोस्त की भी हेल्प करी थी जो सांगजी से दोबारा मिलकर बहुत खुश है। ये पढ़कर सांगजी तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है और जियाशु का दिया हुआ मिल्क बोतल अपने पास ही रख लेती है। तो सांगजी के पेरेंट्स कल एक शादी में जाने वाले थे, इसीलिए वो सांगयान को घर बुला देते हैं। तो अगली सुबह सांगयान आता है और सांगजी को बाहर खाने चलने के लिए कहता है, मगर उसका मूड नहीं था। लेकिन सांगयान किसी को कॉल करके कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। ये सुन वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है क्योंकि सांगयान का दोस्त यानी कि जियाशु भी उसके साथ आने वाला होगा। लेकिन बाहर आने पर पता चलता है कि उसका एक दूसरा दोस्त था। लेकिन थोड़ी देर में सांगयान जियाशु को भी पिक कर लेता है जो रात भर ओवर टाइम काम करके बहुत थक गया था, इसीलिए वो कार में ही सो जाता है। तो उसे देख सांगजी सोचती कि ये कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है। देन अगेन उसे छुप छुप कर देखने लग जाती है जो जियाशु नोटिस कर लेता है। तो वो उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हैंडसम लगता हूँ। जैसन सांगजी तो नर्वस होकर कहती है कि नहीं। तो इस पर जियाशु कहता है कि फिर तुम मुझे बार बार क्यों देख रही हो। जैसन सांगजी थोड़ा एम्बेरस फील करती है, पर उनका दूसरा दोस्त टॉपिक चेंज कर देता है। तो वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन सांगजी को पीरियड्स आए थे, इसीलिए वो अपने भाई के साथ पार्किंग लॉट
जाएगी कहती है, मगर सांगयान उसे बाहर ही उतार देता है। अब सांगजी काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, जो जियाशु नोटिस करता है तो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है। अब सांगजी को तो उसके सामने काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। तो जियाशु उसके स्कर्ट में ब्लड नोटिस करता है, तो वो जल्दी से उसे कवर करते हुए उसके पीछे पीछे वॉशरूम आ जाता है और उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहकर पास के सुपरमार्केट से पैड्स खरीद कर एक लड़की के हाथों फीमेल वॉशरूम के अंदर भिजवा देता है। पर इसके बाद तो सांगजी उनके सामने जाने में काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी, लेकिन सांगयान और जियाशु से काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं और सभी साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। सांगजी को खाने में मीट पसंद नहीं था, तो जियाशु उसके खाने में से मीट को निकाल देता है, जो देख सांगजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो यहाँ से जाते हुए सांगजी एक क्लॉ मशीन देखती तो वो टॉयज निकालने की कोशिश करती है, पर वो एक भी टॉयज निकाल नहीं पा रही थी। तभी जियाशु वहाँ पर आ जाता है, उसके लिए एक टॉय निकाल देता है, जिससे अगेन सांगजी बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले दिन सांगजी की फ्रेंड जेनरू से एक कॉफी शॉप लाती है, जहाँ पर वो जियाशु को पार्ट टाइम जॉब करता देखकर हैरान होती है। तो जियाशु उन्हें अपनी ओर से ट्रीट देता है, पर सांगजी ओनर के साथ जियाशु की बात सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि जियाशु को पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने ओनर से एडवांस में पैसे भी लिए, इसलिए वो जियाशु को पे करने के लिए जाती है। मगर जियाशु उसे मना करते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। अब ये दोनों फूचेंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे, इसलिए जियाशु उसे कहता है कि रात होने से पहले घर वापस लौट आना। तो सांगजी हाँ में जवाब देकर चली जाती है, जहाँ पर वो लोग कैरोके में फूचेंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर फूचेंग सबके सामने सांगजी को प्रपोज करने जा रहा था, मगर सांगजी उसे रोककर बाहर चली आती है। तो फूचेंग भी उसके पीछे आता है उसे बात करने के लिए। वही हम जेनरू को देखते हैं, जो ये सब देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रही थी, जिससे हमें समझ आता है कि जेनरू फूचेंग को लाइक करती है। तो बाहर आकर फूचेंग फिर से एक बार सांगजी को बताता है कि वो उसे जूनियर स्कूल से ही लाइक करता है। तो सांगजी उसे समझाती कि पर मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है, जो सुन फूचेंग बेचारा तो रोने ही लग जाता है। तो सांगजी उसे समझाने लग जाती है, उनसे चुप कराती है और बताती है कि वो लोग हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। अब तभी वहाँ पर जियाशु आ जाता है, जिसने इन दोनों की बातें सुन ली थी। तो फूचेंग उसे हेलो भैया कहकर चला जाता है, क्योंकि सांगजी के स्कूल में तो अभी भी सबको यही लगता है जियाशु ही उसका भाई है। तो फूचेंग के जाने के बाद जियाशु सांगजी को समझाता है कि तुम्हें उसे अच्छे से बात करके मना करना था, आखिर वो तुम्हारा दोस्त ही तो था, इसलिए अगली बार जब भी तुम उससे मिलो तो उसे शांति से समझा देना, वरना बेचारा फिर से रोता फिरेगा। तो सांगजी अगले दिन स्कूल जाती है, जहाँ पर जेनरू तो उसे अवॉइड कर रही थी। तो उनके स्कूल में आज स्पोर्ट्स डे था, जिसमें टीचर सांगजी का नाम हाई जंप में लिखवा देते हैं, क्योंकि वो कभी भी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी। क्लास के बाद सांगजी जेनरू से बात करने की कोशिश करती है, पर जेनरू तो अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी। पर फिर ग्राउंड में जेनरू को फूचेंग को सपोर्ट करता हुआ देखकर वो समझ जाती है जेनरू फूचेंग को लाइक करती है, पर फूचेंग सांगजी को लाइक करता है, इसीलिए वो उससे बात नहीं कर रही है। अब आज स्पोर्ट्स डे में सांगयान और जियाशु वॉलंटियर बनकर आए थे। जियाशु तो सांगजी को फुल सपोर्ट करता है, मगर सांगजी तो हाई जंप मारने के टाइम गिर जाती है, तो उसे चोट लग जाती है। तो सांगयान उसे जल्दी से उठाकर मेडिकल रूम की ओर ले जाने लगता है। तभी टीचर उन्हें रोककर पूछता है कि आखिर ये है कौन, क्योंकि टीचर को भी तो यही पता था कि जियाशु ही उसका भाई है, इसलिए सांगजी तो झूठ बोलती थी कि ये मेरे डैड है। जो सुन टीचर तो हैरान हो जाते हैं, पर फिर जियाशु से वो लोग कंफर्म भी करते हैं, जिसके बाद ही वो उन्हें जाने देते हैं। अब सांगयान तो गुस्से में आकर सांगजी को उतारने लगता है, तो जियाशु उसे पिगी बैक राइड देकर मेडिकल रूम ले जाता है, जहाँ पर वो खुद ही उसका इंजरी साफ कर देता है, बैंडेज भी लगा देता है। जो देख सांगजी तो और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, सोचती है कि जियाशु कितना ज्यादा काइंड है। पर तभी सांगयान आता है, उसे कैरी करके घर की ओर ले जाने लगता है। तभी सांगजी देखती है कि जियाशु तो सभी के साथ बहुत काइंड है, इसीलिए वो थोड़ी सैड होती है। अगले दिन स्कूल में जेनरू सामने से सांगजी के पास आती है, उसे स्कूल के बाद साथ में घूमने चलने के लिए कहती है। सांगजी की एक्स्ट्रा क्लासेस थी, जिससे वो घर जाने में लेट होती, इसीलिए उसने अपने भाई को कॉल करके उसे पिक करने आने के लिए कहा था, मगर सांगयान बिजी था, इसीलिए उसने कहा था कि वो जियाशु को भेज देगा। मगर स्कूल छुट्टी होने के बाद ही जेनरू सांगजी को लेकर घूमने के लिए चली जाती है। अब सांगजी तो इसीलिए खुश थी कि जेनरू फिर से उससे बात कर रही है, इसीलिए वो चली भी जाती है। लेकिन इधर जियाशु पहुंच गया था उसे पिक करने के लिए, पर गार्ड से उसे पता चला कि स्कूल में तो कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए जियाशु उसे आसपास ढूंढने लग जाता है। वहीं तो जेनरू तो सांगजी से बार बार पूछ रही थी कि वो पैसे लाई है या नहीं, जिससे सांगजी को थोड़ा सा डाउट होता है। तो जेनरू से पूछने पर वो तो उससे गुस्सा ही हो जाती है और अकेली ही एक गली की ओर जाने लगती है। तो सांगजी उसे अकेले कैसे छोड़ती है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाती है, मगर वहाँ पर तो 3 लड़कियाँ होती है जो इन दोनों को बुली करने लग जाती है। इधर जियाशु को एक शॉपकीपर बताता है कि उन्होंने 2 लड़कियों को थोड़ी देर पहले सामने जाते हुए देखा था, इसीलिए जियाशु उधर जाने लगता है। पर इधर तो ये 3 लड़कियाँ सांगजी को ही बुली करने लग जाती है, क्योंकि वो लोग जेनरू को हमेशा पैसों के लिए बुली किया करती थी। तो उसने कह दिया था कि सांगजी के पास पैसे थे, इसीलिए वो 3 लड़कियाँ तो सांगजी को भी धमकी देती है कि अब तो उसे भी यहाँ हर रोज आना पड़ेगा उन्हें पैसे देने के लिए, वरना वो तीनों उनके स्कूल भी आ जाएंगी। अब इससे सांगजी बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो ये भी समझ जाती है कि जेनरू उसे जानबूझकर यहाँ पर ले आई थी, और ये भी कि वो फूचेंग की वजह से ये सब कर रही है। जेनरू से समझाने लगती है, मगर सांगजी तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर जाने से पहले उसे क्या कर जाती है कि तुम्हें इन सब के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए। अब सांगजी तो काफी ज्यादा डरते हुए जा रही थी, तभी उसके सामने जियाशु आ जाता है। तो जियाशु उसे पूछने लग जाता है कि आखिर उसे हुआ क्या। सांगजी तो उसे देखकर रोने ही लग जाती है, तो जियाशु उसे गले लगा लेता है, फिर उससे बात करता है, पूछता है कि क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया। पहले तो सांगजी उसे कुछ नहीं बताती, पर फिर उसे सब कुछ बता देती है। तो अगले दिन सांगयान को जब ये बात पता चलता है, तो वो जियाशु और अपने दूसरे दोस्तों के साथ स्कूल पहुंच जाता है। सांगजी से पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी बहन को
बुली करने की। तो सांगजी उन्हें बता देती है कि वो 3 लड़कियां थी। तो सांगजी उन्हें उस जगह पर ले जाती है। तो सांगियान उन तीनों लड़कियों को ऐसा धमकी देता है कि वो तीनों तो एकदम डर के मारे सिकुड़ जाते हैं। फिर जाशु उन्हें शांति से समझाता है कि उन्हें किसी भी लड़कियों को ऐसे बुली नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो लड़कियां कमजोर पड़ जाती है, जिससे डिप्रेस्ड होकर वो लोग कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो उन्हें अच्छे से समझा देने के बाद वो लोग बाहर चले आते हैं। अब सांगजी तो इससे बहुत ज्यादा खुश होती है, पर अगले दिन स्कूल आकर उसे पता चलता है कि जेनरो ने तो ट्रांसफर ले लिया है। पर जाने से पहले वो उसे एक पेपर देकर जाती है जिसमें उसने सॉरी कहा था। तो सांगजी भी अपने फ्रेंड के जाने से थोड़ी सैड होती है। सांगजी के एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, इसलिए उसके डैड कहते हैं कि वो उसके लिए एक ट्यूटर रखेंगे, और वो होता है उसका भाई सांगयान। मगर ये दोनों तो पढ़ाई से ज्यादा लड़ने झगड़ने में ही बिजी होते हैं, जो देखकर मॉम एंड डैड डिसाइड करते हैं कि सांगयान से तो नहीं होगा, पर वो लोग कल ही उसके लिए एक दूसरा ट्यूटर का इंतजाम कर देंगे। जो सुन सांगजी परेशान होती है कि इतनी जल्दी दूसरा ट्यूटर भी ढूंढ लिया इन्होंने, पर वो कर ही क्या सकती थी। अगले दिन सुबह सुबह तैयार हो जाती है, पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी किसी के आने की उसे आवाज ही नहीं आती है। इसीलिए वो नीचे आती है, जहाँ वो किचन में जाशु को देखकर छुपने लग जाती है। तभी उसका भाई आकर उसे बताता है कि क्या तुम्हें मामा ने नहीं बताया कि तुम्हारा नया ट्यूटर जाशु है। जो सुनकर सांगी तो बड़ी खुश हो जाती है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी सारी बुक्स उठाकर नीचे पढ़ने के लिए आ जाती है। लेकिन वो देखती है कि ये दोनों तो वीडियो गेम्स खेलने में बिजी है, तो वो उनके सामने आकर बैठ जाती है। तो सांगियान उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर अकेले पढ़ लो, हमारा गेम खत्म होने के बाद जाशु तुम्हें पढ़ा देगा। तब तक जाशु उसे अपना सीवी देखने के लिए देता है, इसमें वो जाशु के नाम का स्पेलिंग देखती है। जो देख वो अपने आप से कहती है कि मैंने तो जाशु के नाम का स्पेलिंग भी गलत सेव करके रखा है। तो सीवी में उसे जाशु का फोटो नहीं दिखता, इसीलिए वो छुपकर अपने फोन से उसकी फोटो क्लिक करने लगती है, जिसे ऐसा करता हुआ जाशु देख लेता है। जो देख सांगियान भी कहता है कि फिर तो मेरी भी इसके साथ फोटो खींचो, पर सांगजी बहाना कर देती कि मैं तो कोई फोटो नहीं खींच रही थी। ये कहकर वो जल्दी से अपने रूम भाग जाती है और सांगजी के फोटोज देखने लग जाती है। थोड़ी देर में जाशु उसके रूम में आता है, तो वो जल्दी से फोन छुपाने लगती है, जिसके बाद वो लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो जाशु उसे होमवर्क देकर चला जाता है। तो अगले दिन वो उसे पढ़ाने के लिए आता है, पर वो काफी थका हुआ सा लग रहा था। पूछने पर वो बताता है कि वो फिर से ओवर टाइम वर्क कर रहा था, इसलिए वो थोड़ा थक गया है। तो सांगजी उसे पास के सोफे में सोने के लिए कहती है, तब तक वो अपने से ही पढ़ाई कर लेगी कहती है। तो जाशु जाकर सोफे पर सो जाता है। तो सांगजी उसके ऊपर अपना एक जैकेट रख देती है। कुछ देर बाद जाशु की नींद खुलती है, तो वो सांगजी को अपने पास बैठा ड्राइंग करता हुआ देखता है। तो वो उसे थोड़ा डांट लगाता है, होमवर्क चेक कराने के लिए कहता है। तो सांगजी ने साइंस के क्वेश्चंस गलत किए थे, जिसके बारे में पूछने पर सांगजी बताती है कि उसे साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जाशु उसे बताने लग जाता है कि साइंस कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो साइंस के बारे में और अच्छी तरह से उसे समझाने के लिए वो उसे और सांगयान को लेकर साइंस म्यूजियम जाता है। पर सांगयान तो सिर्फ उन दोनों की ही टिकट लाता है, क्योंकि अभी उसे अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने जाना था। इसीलिए जाशु सांगजी को साइंस म्यूजियम के अंदर ले जाता है, जहाँ वो उसे साइंस के रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाता है, जो सांगजी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और उसे ये सब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है। पर अचानक से वो जाशु से पूछती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। जाशु हंसते हुए पूछता है कि अचानक से तुम मुझे इस बारे में क्यों पूछ रही हो। सांगजी कहती है कि तुम्हारे दोस्तों ने मुझे कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जाशु कहता है कि वो लोग तो बस मस्ती कर रहे थे, मेरी अभी तक तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जो सुन सांगजी खुश होती है, फिर पूछती है कि क्या तुम गर्लफ्रेंड बनाने के बाद मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे। जाशु कहता है हाँ, बल्कि मैं तो ऐसे ही गर्लफ्रेंड बनाऊंगा जो तुम्हें मेरी ही तरह अच्छे से ट्रीट करे। जो सुन सांगजी सैड होती है, क्योंकि वो किसी और को गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा था। उसे अपसेट देख जाशु कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा और तुमसे मेरी गर्लफ्रेंड को पहले मिलाने के लिए लाऊंगा। जो सुन सांगजी तो और ज्यादा सैड होती है। जिसके बाद दोनों एक जगह पर बैठकर बात कर रहे थे, जहाँ सांगयान के कॉल आने पर दोनों बाहर चले जाते हैं, पर सांगजी की स्केचबुक यहीं पर छूट जाती है। अब जाशु को यहाँ पर कुछ काम था, इसलिए वो उन दोनों को घर जाने के लिए कह देता है। घर आकर सांगजी देखती कि उसके पास तो स्केचबुक नहीं है, तो वो साइंस म्यूजियम में कॉल लगाती है। तो सिक्योरिटी से उसे पता चलता है कि उसके साथ जो लड़का आया था उन्होंने उसे वो स्केचबुक दे दी है। जिसमें सांगजी तो काफी परेशान होती है और एम्बेरस भी होती है, क्योंकि उस स्केचबुक में तो उसने जाशु के ही स्केचेस बनाए थे। इसलिए वो सोच में होती है कि जाशु उसे देखकर क्या सोच रहा होगा। तो अगली सुबह सांगयान सांगजी की स्केचबुक उसे लाकर देता है। जो देख सांगजी सोच में होती है कि आखिर उसने ये स्केचबुक मेरे भाई के हाथों क्यों भिजवाया, कहीं उसने स्केचबुक देख तो नहीं लिया। इधर सांगयान हॉस्टल वापस जाता है, जहाँ वो जाशु को बताता है कि सांगजी ऑनलाइन डेटिंग कर रही है और इस बारे में उसने मुझे खुद बताया, इसीलिए मैंने आज उसे बहुत ज्यादा डांटा और उससे फोन और उसका लैपटॉप भी छीन लिया है। इसीलिए वो जाशु को एक दिन बाद उसे पढ़ाने जाने के लिए कहता है। तो जाशु उसे समझाता है कि तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए, ना कि डांट कर, वरना वो और ज्यादा रेबेलियस हो जाएगी। इसीलिए सांगयान जाशु के साथ उससे बात करने के लिए घर वापस आता है, जहाँ सांगजी तो अपने भाई की बात ही नहीं सुन रही थी। तो सांगयान जाशु को उससे बात करने के लिए कहता है। तो जाशु से उसके ऑनलाइन डेट के बारे में पूछता है, जो बेसिकली सांगजी ने झूठ कहा था अपने भाई से, क्योंकि उसे लग रहा था कि जाशु ने उसकी स्केचबुक देख ली होगी और वो समझ गया होगा कि सांगजी उसे लाइक करती है। इसीलिए उसने इस मैटर को डाइवर्ट करने के लिए अपने भाई से ऑनलाइन डेट के बारे में झूठ कहा, ताकि जाशु और उसके बीच सब कुछ नॉर्मल रहे। तो जाशु के पूछने पर वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड ये सिटी में रहता है, जो जाशु का ही होम टाउन था। तो वो बेसिकली जाशु के बारे में ही उसे बता रही थी कि वो लड़का इसी साल ग्रेजुएट होने वाला है और उससे 5 साल बड़ा है। ये सब जानकर जाशु को उसकी फिक्र होती है, इसीलिए वो उसे उस लड़के का नंबर मांगता है, पर सांगजी कहती है कि उसके पास नहीं है। तो जाशु उसे समझाता है कि उसे अभी डेट नहीं करना चाहिए, उसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए और अच्छे ग्रेड्स के साथ हाई स्कूल ग्रेजुएट करना चाहिए, जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी में डेट कर सकती है।
है तब उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो सांगजी समझ जाती है, वह जैशु उसे पढ़ाने लग जाता है। तो कुछ दिनों में स्प्रिंग फेस्टिवल आ जाती है, इसलिए सांगजी के मॉम एंड डैड जैशु को फेस्टिवल उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं। तो जैशु उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ थोड़ी देर रुक जाता है। इसी बीच सांगजी जैशु के जैकेट में रेड एनवेलप दे देती है, क्योंकि सामने से देने से तो वो नहीं लेता। तो उनकी हेल्प करने के बाद जैशु यहाँ से चला जाता है। तो रात को सांगजी की फैमिली फेस्टिवल सेलिब्रेट करके डिनर करती है, जहाँ पर सांगजी को उसका मोबाइल भी मिल जाता है और उसने जो झूठ मूठ का डेटिंग ऐप इंस्टॉल किया था उसे अनस्टॉल भी कर देती है। इधर जैशु जो अपने गेम पर काम कर रहा था उसे अचानक पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत खराब है, इसीलिए वो जल्दी से अपने होम टाउन वापस चला जाता है। कुछ दिन बाद सांगजी के घर पर पार्सल्स आते हैं जो जैशु ने उनके लिए न्यू ईयर गिफ्ट्स भेजी थी। तो सांगजी को अपने भाई से पता चलता है जैशु के होम टाउन वापस जाने के बारे में। अब वो तो जैशु के लिए न्यू ईयर गिफ्ट लेकर आई थी। तो वो जैशु का गिफ्ट ओपन करती है जिसमें एक स्टफ्ड डॉग होता है। तो वो जैशु को कॉल करके उसके गिफ्ट के लिए थैंक यू कहती है और उसके डैड की हेल्थ के बारे में पूछती है। तो जैशु बताता है कि उनकी हालत फिलहाल तो ठीक है। तभी जैशु के घर में एक लड़की आती है, उसे न्यू ईयर विश करने, साथ में उसे एनवेलप भी देती है, मगर जैशु उसे मना कर देता है। पर हम नोटिस करते हैं कि जैशु उस लड़की को देखकर काफी अनकंफर्टेबल था। तो कुछ दिनों में जैशु का ग्रेजुएशन सेरेमनी था, तो वो लड़की उसके साथ आना चाहती थी, मगर जैशु उसे मना कर देता है। इसके बाद जैशु का ग्रेजुएशन डे आता है, जहाँ सांगजी की फैमिली भी उससे मिलने के लिए आई थी। अब सांगजी तो जैशु को देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इसके बाद वो जैशु को फ्लावर देने जाती है, पर जैसे ही वो उसे उसकी दूसरी गिफ्ट देने जाती है, जो कि वही टाई थी जो उसने उसके लिए खरीदा था। पर इससे पहले जैशु के दोस्त उसे बुला लेते हैं, तो उनके साथ वो फोटोज खिंचाने में बिजी हो जाता है। जिसके बाद सांगजी के साथ में भी वो फोटोज खिंचवाता है। रात को जैशु और उसके फ्रेंड्स अपनी आखिरी पार्टी साथ में करते हैं, जहाँ पर सांगयान तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, क्योंकि अब तो सारे फ्रेंड्स अलग अलग हो जाएंगे। तो जैशु उसे घर छोड़ने के लिए आता है। तो काफी रात हो चुकी थी, इसलिए सांगजी की मॉम जैशु को उनके घर में ही रुकने के लिए कहती है, जिसके लिए जैशु तो मना कर रहा था, लेकिन उसके मॉम एंड डैड के बार बार इंसिस्ट करने पर वो सांगयान के रूम में रुक जाता है। तो सांगजी उसके फ्रेश होने के लिए टॉवल वगैरह उसके रूम में पहुंचा देती है। पर कुछ देर बाद वो बाहर आकर देखती है कि जैशु तो अकेला हॉल में बैठा हुआ था और वो अपने डैड की हेल्थ के बारे में ही सोच रहा था। तभी सांगजी उसके पास बात करने के लिए आती है, जहाँ सांगजी के बार बार पूछने पर वो उसे बता ही देता है कि उसकी फैमिली काफी बड़े कर्जे में है, इसीलिए वो दिन रात बस काम करता है, क्योंकि उसके डैड का इलाज भी चल रहा है। जो सुन सांगजी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। तो वो कहती है कि वो हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद पार्ट टाइम जॉब करके पैसों के मामले में उसकी हेल्प कर सकती है। जैशु कहता है कि तुमने इतना कहा यही काफी है, पर तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो। ये कहकर वो उसे सोने जाने के लिए कहता है, पर सांगजी को तो नींद ही नहीं आ रही थी इस बारे में सोच कर। तभी वो बाहर से आवाज सुनती है, तो वो जैशु को बाहर जाते हुए देखती है। तो जैशु भी उसे बालकनी में देख लेता है, तो वो उसे अपना फोन दिखाकर बाय करता है। तो सांगजी अपने रूम में आकर फोन चेक करती है, तो उसमें जैशु ने उसे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहा था, ताकि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, और उसके हर एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी उसे भेजने के लिए कहा था। सांगजी तो अगले दिन से यूनिवर्सिटीज के बारे में देखने लग जाती है। तो वो जैशु के होम टाउन के ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फुल जोरों शोरों से पढ़ाई चालू कर देती है, और एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करती है, जिसके रिजल्ट्स वो जैशु को भी भेजती रहती है। इसी तरह वो एक दिन अपने भाई को बात करते हुए सुनती है कि जैशु की कोई गर्लफ्रेंड बन गई है, जिस बारे में वो अपने भाई से पूछती है। तो वो भी इस बात को कंफर्म करता है। ये जानकर सांगजी तो बहुत ही ज्यादा सैड होती है, इसीलिए वो इस बारे में जैशु को मैसेज करके पूछने का सोचती है, पर वो उसे मैसेज नहीं कर पाती। लेकिन वो अगले दिन तो सीधे फ्लाइट से जैशु के होम टाउन ही पहुंच जाती है। अब सुबह से जब घर वालों को सांगजी कहीं दिखाई नहीं देती, तो सब परेशान होकर उसे ढूंढने लगते हैं। सांगयान तो उसे ढूंढने के लिए कार लेकर निकल जाता है, उसे कॉल करता है। तो सांगजी उसका कॉल पिक करती है, उसे बता देती है कि अभी वो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। जो सुन सांगयान तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। सांगजी उसे झूठ बोल देती है कि उसके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। जो सुन सांगयान तो उस पर और ज्यादा गुस्सा करता है, उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो जैशु को उसे पिक करने के लिए भेज रहा है। तो वो जैशु को कॉल करके एयरपोर्ट बुलवाता है, जहाँ जैशु के साथ एक लड़की भी वहाँ पर आती है, जिसे सांगजी जैशु की गर्लफ्रेंड समझ लेती है, और वो तो बहुत सैड होकर वहीं पर बैठ जाती है। तो जैशु उसे पूछने आता है कि वो अचानक यहाँ पर क्यों आ गई, उसके फैमिली मेंबर्स परेशान हो रहे हैं घर में। तो सांगजी उसे सैड होकर कहती है कि उसके डेटिंग वाले बॉयफ्रेंड ने उसे बुलाया था, मगर उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरी एज उससे कम है। तो जैशु उसे प्यार से समझाने लग जाता है कि कोई बात नहीं, जिस पर सांगजी तो और ज्यादा रोते हुए कहती है कि अब तो उसे एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई है, जो वो इनडायरेक्टली जैशु के बारे में ही बोल रही थी। तो जैशु उसे कंसोल करते हुए कहता है कि तुम रो मत, तुम्हें उससे अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा। जो सुन सांगजी तो और ज्यादा रोने लग जाती है। तो जैशु उसके आंसू पोंछने के लिए टिश्यू ढूंढने लगता है, तो उसके साथ आई लड़की उसे टिश्यू देती है, तो वो उससे उसके आंसू पोंछता है। फिर उसे अपना कोट पहनाकर वॉशरूम से अपना फेस साफ करके आने के लिए कहता है। लेकिन सांगजी तो वहाँ पर जाकर भी रोने ही लग जाती है, क्योंकि आज जो उसके इतने सालों का क्रश किसी और के साथ था। तो जैशु उसके लिए रिटर्न टिकट करवा लेता है, पर उससे पहले साथ में उसे खाना खाने चलने के लिए कहता है। तो सांगजी उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। जैशु बताता है कि उसे काम आ गया था, इसलिए वो चली गई। अब सांगजी उसे टिकट के पैसे देने की बात करती है, पर जैशु कहता है कि इतने भी महंगे नहीं थे। तो सांगजी उसके लिए लाया हुआ उसका टाई वाला गिफ्ट देती है, जिसे जैशु एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो एक कॉल अटेंड करने जाता है। उस बीच सांगजी जैशु के पर्स में रख देती है, जो उसके कोट में था। अब कॉल पे बात करने के बाद जैशु उसे एक और बार खाना खाने चलने के लिए कहता है, मगर सांगजी कहती है कि उसे अभी घर जाना है। तो जाने से पहले वो उसे उसी का दिया हुआ एक गिफ्ट लौटा कर जाती है। अब सांगजी अंदर से काफी ज्यादा सैड थी, मगर चेहरे पर फेक स्माइल लाकर उसे गुड बाय कहती है। फिर प्लेन से अपने सिटी वापस आ जाती
जाती है, जहाँ उसका भाई एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहा था। तो वो सांगजी से कहता है कि मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जिसुन सांगजी तो उसे रोते हुए गले लगा लेती है और चुप होने का नाम ही नहीं लेती। तो सांगयान भी उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे जियाशु ने कॉल करके सब बता दिया था कि सांगजी का हार्ट ब्रेक हुआ है। इसीलिए घर आकर भी वो अपने मम्मी पापा से सांगजी पर गुस्सा करने से मना करता है। पर सांगजी तो अपने रूम में जाकर फिर से रोने लग जाती है, जहाँ वो अपने रूम से हर वो एक चीज निकाल कर रख देती है जिससे जियाशु के साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, और वो उन सारी चीजों को एक बॉक्स में भर कर रख देती है। जिसके बाद हमें फिर से 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सांगजी का एडमिशन हो गया था ये यूनिवर्सिटी में, मगर इन 3 सालों में उसने एक बार भी जियाशु से बात नहीं की, ना ही यहाँ आने के बाद वो एक बार भी उससे मिली है। तो यहाँ पर उसके 3 रूममेट्स हैं जो भी सांगजी के बेस्ट फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। वो थे निंग, यूशिन और लान। लान एक जगह पर गिर जाती है तो उसकी हेल्प करने के लिए एक लड़का भाग कर आता है जिसका नाम है मिंग। तो निंग उसे आज अपने बर्थडे में इनवाइट कर लेती है और साथ में उसके दोस्तों को भी लाने के लिए कहती है। तो शाम को मिंग अपने फ्रेंड्स के साथ पब में पहुंच जाता है, जहाँ निंग ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी। तो ये सभी अपने बुक किए हुए रूम की ओर चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं सामने से जियाशु बाहर हो जाता है, पर सांगजी और जियाशु एक दूसरे को नहीं देख पाते। तो दोनों ही अपने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं, जहाँ हम देखते हैं मिंग तो सांगजी पे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा था, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए आता है। तो सांगजी भी थोड़ी देर उससे बात करके थोड़ी फ्रेश हवा खाने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ अपने कोट से फोन निकालते टाइम सिगरेट का पैकेट भी नीचे गिरता है, जिसे वो जैसे ही उठाने जाती है तभी सामने से जियाशु उसका नाम लेकर बुलाता है, जो सुन सांगजी तो पूरी शॉक्ड रह जाती है। तो जियाशु सिगरेट का पैकेट उठाकर कहता है कि तुम सिगरेट भी पीने लगी हो और तुमने तो ड्रिंक भी किया है। सांगजी बताती कि ये मेरी फ्रेंड का है और मैंने बस थोड़ी सी ड्रिंक की है। तो जियाशु से पूछता है कि क्या तुमने अपने उसी बॉयफ्रेंड के लिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। सांगजी कहती नहीं, तो मुझे यूनिवर्सिटी पसंद थी इसलिए मैंने एडमिशन लिया। तो जियाशु पूछता है कि तुम यहाँ पर 2 साल से हो, फिर तुम एक बार भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई और एक बार भी तुमने मेरे मैसेजेस का और कॉल्स का रिप्लाई नहीं किया। तो सांगजी बहाना मार देती कि वो पढ़ाई में बिजी थी। तो जियाशु उसे इतनी रात को ड्रिंक करने के लिए लेक्चर सुनाने ही लग जाता है और बार बार उसे बच्ची बुला रहा था। जिसुन सांगजी उसे कहती कि मैं अब कोई बच्ची नहीं रही, इसलिए मुझे बच्ची बुलाना बंद करो। जियाशु कहता है कि तुम तो अभी भी मेरे लिए वही छोटी बच्ची हो। जिसुन सांगजी तो उससे चिढ़कर चली जाती है, अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। अब उसके फ्रेंड्स यहाँ पर देर रात तक रुकने वाले थे, इसलिए सांगजी अपने फ्रेंड्स को कहकर डॉर्मेट्री की ओर जाने लगती है। जाते हुए वो तो जियाशु को बुरा भला कहकर जा रही थी, तभी सामने दोबारा से उसे जियाशु मिल जाता है, जो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बुरा भला कह रही हो। सांगजी कहती है नहीं, तो मैं तो बस अपने डॉर्मेट्री जा रही हूँ। तो जियाशु उसे अपनी कार से ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ रास्ते में वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे किसी बात से नाराज हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मगर सांगजी तो उसे कुछ भी नहीं कह रही होती। तो जियाशु उसे फिर से बच्ची बुलाने लगता है, जो सुन सांगजी तो फिर से उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम मुझे बच्ची बुलाओ, ये मुझे पसंद नहीं है और अब तो मैं बड़ी भी हो चुकी हूँ। जियाशु कहता है कि तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, पर जिस तरह से तुम अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा छोटी बच्ची रहोगी, उसी तरह मेरे लिए भी तुम वही छोटी बच्ची हो। तो सांगजी कहती है कि फिर क्या तुम मेरे डैड बनना चाहते हो। जो सुन जियाशु भी चुप हो जाता है। देन उसे डॉर्मेट्री में छोड़ने से पहले उसे हैंगओवर सूप देकर जाता है, जिसे सांगजी रूम में आकर पीकर सो जाती है। फिर सुबह उसे जियाशु का मैसेज भी आता है कि वो रात को सही से सोई थी या नहीं। तो सांगजी के फ्रेंड्स उससे बताते हैं कि कल रात मिंग तुमसे कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा था, क्या तुम दोनों की बात कुछ आगे बढ़ी। उसने तो तुम्हारा नंबर भी हमसे लिया था, क्या उसने तुम्हें कोई मैसेज किया, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद वो तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो सांगजी उसके मैसेज भी चेक करने लगती है। तो मिंग ने भी उसे कई सारी मैसेज किए थे कि अगली बार से अकेले कहीं मत जाना, मैं तुम्हें डॉर्मेट्री तक ड्रॉप करने आ सकता हूँ। वहीं उसे जियाशु को भी मैसेज आता है कि अगर तुमने अगली बार ड्रिंक किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही वापस आना। अब उसके फ्रेंड्स भी मैसेज देखने आते हैं, मगर सांगजी टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। तो वो उन्हें अपनी ही लव स्टोरी अपनी फ्रेंड की बताकर कहने लगती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो अपने भाई के दोस्त को लाइक करती है, पर उसे ये नहीं पता कि वो लड़का भी उसे लाइक करता है या नहीं। तो वो लोग उस लड़की के बारे में पूछने लग जाती है। तो सांगजी बताती है कि वो बहुत हैंडसम है और अभी वो एक गेम डेवलपर है। दूसरी फ्रेंड उसे उस गेम के बारे में पूछने लगती है। तो सांगजी उसे उस गेम का नाम बताती है जो कि अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। देन वो लोग उसके फ्रेंड के बारे में बताने के लिए कहती है। तो सांगजी बताती है कि वो अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में है और वो लड़का तो 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुका है। उसके फ्रेंड कहते हैं कि फिर तो वो उससे काफी बड़ा होगा। सांगजी कहती है हाँ, और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लड़का मेरी फ्रेंड को बचपन से ही छोटी बहन की तरह ट्रीट करता आया है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर वो इतना ही हैंडसम है फिर तो उसकी पक्का कोई ना कोई गर्लफ्रेंड जरूर होगी। जिससे सांगजी थोड़ी अपसेट हो जाती है। इसके बाद उसे डैड का कॉल आता है, जो उसे वहाँ जियाशु से मिलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उसे बचपन से कितने अच्छी तरह से ट्रीट करता आया है। इसलिए जब वो उसके शहर में है ही तो वो उसे डिनर ट्रीट देने के लिए कहते हैं। इधर जियाशु जो मीटिंग में अपने नए गेम के बारे में डिस्कस कर रहा था, मीटिंग के बाद सांगजी उसे मैसेज करती है और डिनर पे बुलाती है और काफी रिस्पेक्टफुली इस बार आप कहकर बात कर रही थी। जो मैसेज देख कर जियाशु उसे कॉल करता है और बताता है कि मैं अगले वीकेंड फ्री होऊंगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीकेंड खाना खाने के लिए जाएंगे, पर आज अचानक तुम मुझे इतनी ज्यादा
ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही हो, क्या कुछ बात है? सांगजी कहती नहीं तो आप मेरे से बड़े हो और मेरे डैड ने मुझे हमेशा सिखाया है कि अपने से बड़े से रिस्पेक्टफुली ही बात करनी चाहिए, और वैसे भी आप तो मुझे बच्चे ही बुलाते हो ना। तो ये सब वो उसे टॉन्ट मारते हुए कह रही थी। जिसके बाद सांगजी जब यूनिवर्सिटी में होती है तब मिंग उससे बात करने आता है और उसे अगले वीकेंड साथ में मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। पर अगले वीकेंड तो वो जियाशु के साथ डिनर पे जाने वाली थी, पर वो सबके सामने उसे मना नहीं करती, जैसा कि उसे जियाशु ने कहा था कि उसे अच्छे से समझाकर किसी को रिजेक्ट करना चाहिए। इसीलिए वो सबके सामने तो मान जाती है, पर सोचती है कि वो उसे बाद में बता देगी। इधर जियाशु को एक जियांग नाम की लड़की से पार्सल रिसीव होता है जो वो एक दूसरे रूम में फेंक देता है। जिसके बाद उसे जियांग का मैसेज भी आता है उसके पार्सल के बारे में पूछने के लिए, पर जियाशु उसे साफ मना कर देता है अगली बार से कुछ भी भेजने से, और ये भी कहता है कि मुझे जितने भी पैसे तुम्हें देने थे वो मैंने इतने सालों से तुम्हें दे चुका हूँ, इसलिए आगे से मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अब इनके बीच क्या प्रॉब्लम है ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। इधर जियाशु तो बस दिन रात बैठकर काम ही कर रहा था, खाना तो जैसे वो भूल ही चुका था, पर जब वो सुबह का खाना रात को खाता है उस वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो आज ही वो सांगजी के साथ डिनर पे जाने वाला था, पर सांगजी के कॉल आने पर वो उसे अकेले ही खाना खाने के लिए कह देता है क्योंकि वो काम में बिजी है। पर उसकी आवाज सुनकर सांगजी समझ जाती है कि वो बीमार है, तो बार बार पूछने पर जियाशु उसे बता देता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। तो सांगजी उसे किसी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, पर ऑफिस में तो कोई नहीं था, इसलिए सांगजी उससे ऑफिस का एड्रेस मांगती है। जियाशु उसे मना कर रहा था ऑफिस आने से, पर सांगजी के बार बार पूछने पर वो उसे ऑफिस का एड्रेस बता देता है। तो सांगजी जल्दी से ऑफिस पहुंच जाती है जहाँ जियाशु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी, इसलिए सांगजी उसे उठाकर बाहर ले आते हैं। टैक्सी ढूंढने लगती है। अब टैक्सी रोककर जियाशु को लेने जाते टाइम एक्सीडेंटली फोरहेड पर जियाशु की किस हो जाती है। जियाशु कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। सांगजी कहती है कोई बात नहीं, कहकर वो उसे टैक्सी में बिठाती है। फिर हॉस्पिटल ले जाने पर उसे पता चलता है कि जियाशु को अपेंडिक्स की सर्जरी करानी पड़ेगी वरना उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है, इसलिए सांगजी उसकी गार्जियन बन जाती है। जियाशु को ऑपरेशन कराने के लिए ले जाया जाता है। जियाशु सांगजी को हॉस्टल जाने के लिए कह रहा था, पर सांगजी तो मना कर देती है। तो सांगजी अपनी मॉम को कॉल करके इन सब के बारे में बताती है। तो मॉम उसे बताती है कि वहाँ पर जियाशु की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। जब जियाशु 18 साल का था तभी उसकी मॉम की बीमारी से डेथ हो गई थी, और हमने जितने पैसे उसकी हेल्प करने के लिए दिए थे उसने अपनी मेहनत से बहुत सारे काम करके 6 महीने में ही पैसे लौटा दिए थे। तो मॉम उसकी देखभाल करने के लिए उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है, पर वो सांगजी को उसके डैड के बारे में नहीं बताती। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर सांगजी को उसकी रिपोर्ट्स बताते हैं कि जियाशु को 7 दिन तक रेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए सांगजी उसकी देखभाल करने के लिए यहीं पर रुक जाती है। पर जियाशु तो उससे बार बार कह रहा था कि वो ठीक है, इसलिए सांगजी को वो जाने के लिए कहता है। तो सांगजी चली जाती है। जियाशु के दिमाग में तो उनके फोरहेड किस वाली बात ही घूम रही थी, और वो सोच रहा था कि सांगजी इसके बारे में क्या सोच रही होगी। तभी सांगयान उसका हालचाल पूछने के लिए उसे कॉल करता है। इसके बाद ही सांगजी भी वापस आ जाती है। जियाशु के उसे पूछने पर वो कहती कि अगर मेरी जगह पर तुम होते तो क्या तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जाते? नहीं ना, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहीं पर रुकूंगी। तो जियाशु पूछता है कि तुमने खाना तो नहीं खाया होगा। सांगजी कहती है मैं हम दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ। तो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। सांगजी खाना खाते हुए काफी फनी लग रही थी, तो जियाशु उसे देखकर हंसने ही लगता है। इसके बाद सांगजी हाथ मुंह धोने के लिए जाती है, तो वो जियाशु को अभी फेस साफ करने के लिए एक कपड़ा भिंगाकर उसका फेस साफ करने आती है। तो जियाशु कहता है कि मैं खुद ही कर लूंगा। तो सांगजी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस रेस्ट करो। ये कहकर वो उसका फेस साफ कर देती है। जियाशु अपनी आंखें बंद करता है। सांगजी बस उसे देखने ही लग जाती है, पर फिर अचानक जियाशु की आंखें खोलने पर दोनों की नजरें मिलती है। तो सांगजी वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम में ब्लश करते हुए अपने आप से कहती है कि उसे तो बताकर आंखें खोलनी चाहिए थी। फिर सांगजी रात को सोने के लिए गार्जियन बेड उसके सामने बिछाती है। तभी उसके फोन पर मिंग का मैसेज आता है, जो कि उसने एक वॉइस मैसेज भेजा था जो गलती से फुल वॉल्यूम पर प्ले हो जाता है, जिसे वो बंद करके जियाशु को चेक करती कि वो सोया है या नहीं। वो देखते जियाशु की आंखें बंद है तो वो सोचती है कि वो सो चुका है, इसलिए वो दूसरी ओर फेस कर लेती है। तभी जियाशु उसे कहता है कि अगर तुम वॉइस मैसेज सुनना चाहती हो तो तुम सुन सकती हो। जिसमें सांगजी थोड़ी एम्बैरेस होकर पूछती है कि क्या तुम सोने का नाटक कर रहे थे और मेरी बातें सुन रहे थे। जियाशु कहता है कि मैंने कब नाटक किया, मैं तो बस अपनी आंखें बंद किए हुए था। तो मिंग ने उस वॉइस मैसेज में मूवी के लिए पूछा था, जो जियाशु ने सुन लिया था। तो वो कहता है कि क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो तुम मुझे उसके बारे में बताओ। सांगजी कहती है बहुत सी बातें हैं, इसलिए तुम अभी सो जाओ। तो दोनों सो जाते हैं। तो अगली सुबह उठकर वो फिर से जियाशु का फेस साफ कर देती है और कहती है कि उसे लेक्चर अटेंड करने जाना है, तो अगर उसे कुछ भी चीज चाहिए तो उसे बता दे। तो जियाशु कहता है कि मुझे अपने घर से कुछ सामान मंगवाने हैं, अपना लैपटॉप और कुछ कपड़े। अब सांगजी लैपटॉप के लिए तो मना कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ये रेस्ट करने की बजाय लैपटॉप पे काम करने के लिए बैठ जाएगा। तो जियाशु उसे प्रॉमिस करता है कि वो ज्यादा काम नहीं करेगा, इसलिए वो उसे घर की चाबी और एड्रेस दे देता है। तो सांगजी पहले अपनी क्लासेस अटेंड करने जाती है, जहाँ पर उसे मिंग मिलता है। तो सांगजी उसे सॉरी कहती है मूवी के लिए और बताती है कि उसके किसी रिलेटिव की तबीयत खराब थी, इसीलिए उनके पास जाना पड़ा था। तो मिंग पूछती है कि फिर हम इस वीकेंड जा सकते हैं। तो सांगजी इसके लिए मान जाती है। तो क्लासेस के बाद वो जियाशु के घर जाती है, जहाँ पर वो जियाशु और अपनी साथ वाली फोटो देखकर खुश होती है। तो वो उसका लैपटॉप और कुछ डेली यूज का सामान लेकर उसके घर से बाहर निकलती है। तभी वही जियांग नाम की लड़की जियाशु के बिल्डिंग में घुस जाती है
तो वो जाशु के अपार्टमेंट के बाहर से उसे कॉल लगाती है, पर जाशु उसका कॉल पिक नहीं करता। तो सांगजी सामान लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ पर जाशु के साइड वाले बेड पर एक बूढ़े आदमी को एडमिट किया गया था, जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम थी। तो वो जाशु और सांगजी को देखकर कपल समझ लेते हैं। तो ये दोनों उन्हें बताते हैं कि ये लोग कपल नहीं है, पर उस ओल्ड मैन को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो तो उनसे पूछने ही लग जाते हैं कि उनकी कब शादी हुई, उनके कोई बच्चे है या नहीं। तो जाशु थोड़ा जोर से कहता है कि हमारी शादी नहीं हुई है, जो वो समझ लेते हैं कि वो लोग शादी करने वाले हैं। तो ओल्ड मैन फिर सवाल करने लग जाते हैं कि तुम लोग कब शादी करने वाले हो। जो सुन ये दोनों तो छोड़ ही देते हैं कि इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो अगली सुबह उठकर सांगजी देखती है कि जाशु तो लैपटॉप पे काम कर रहा था, इसीलिए वो उस पर गुस्सा करती है। तो उनकी बातें चली रही थी, तभी ओल्ड मैन आते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि शादी से पहले ही तुम लोग इतने झगड़ रहे हो, तो फिर शादी के बाद क्या करोगे। अब ओल्ड मैन की बातें सुन सांगजी को तो काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था, पर जाशु तो बस स्माइल ही कर रहा था। तो इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं, पर ओल्ड मैन की शादी वाली बात ही खत्म नहीं हो रही थी, इसलिए सांगजी तो चिढ़कर उन्हें कह देती कि हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं, तो वहाँ आपको भी बुलाएंगे। ठीक है, फिर वो जाशु को लेकर घर जाने के लिए निकलती है। जाते हुए जाशु उससे पूछता है कि तुमने ओल्ड मैन से ऐसा क्यों कहा कि हम शादी करने वाले हैं। सांगजी कहते बस मजाक था। इसके बाद सांगजी उसे घर छोड़ने जाती है, जहाँ वो उसके घर में बहुत सारे नोट्स चिपका कर जाती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वही वो जाशु को देखकर उनके फोरहेड वाली किस को भी याद करती है। फिर जाशु को अपना ध्यान रखने के लिए क्या कर वो अपने डॉर्मेट्री के लिए निकलती है। तो जाशु उसके लिखे हुए नोट्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है और हर नोट के नीचे वो उसका रिप्लाई भी लिख देता है। पर रात जाकर काम करने वाली बात पर वो लिखता है कि ये थोड़ा मुश्किल है, पर वो कोशिश करेगा। तो अगले दिन जाशु ऑफिस जाते हैं, अपने काम पे लग जाता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि 3 साल पहले सांगजी ने जिस लड़की को जाशु की गर्लफ्रेंड समझ लिया था, वो तो उसकी कंपनी में काम करने वाली एक कलीग थी और उसकी दोस्त भी थी। तो यहाँ पर जाशु को फिर से जियांग का कॉल आता है, तो वो उसे कहती है कि मुझे दोबारा कॉल करके परेशान मत करना। इधर सांगजी मिंग के साथ मूवी देखने के लिए जाती है, जहाँ से बाहर आकर वो क्लॉ मशीन को देखती है, जिसे देख उसे जाशु की याद आती है जब उसने उसके लिए एक टॉय निकाला था। तभी वहाँ पर मिंग भी आ जाता है, जो दूसरी वाली मशीन से टॉय निकालता है, पर उससे पहले ही सांगजी ने भी निकाल लिया था, इसीलिए वो उसे अपने पास ही रख लेता है। जिसके बाद वो लोग कैंपस वापस आते हैं, तो उन्हें बाहर सांगजी की फ्रेंड्स मिलती हैं, जो कल उनसे न्यू ईयर पार्टी में चलने के लिए कहती हैं, पर सांगजी मना करते क्योंकि उसे ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस पसंद नहीं थे। अगले दिन सुबह भी उसके फ्रेंड्स उसे मनाने की कोशिश करते हैं, पर सांगजी अभी भी चलने से मना करती है, इसीलिए उसके फ्रेंड्स को ही अकेले जाना पड़ता है। थोड़ी देर में सांगजी को जाशु का कॉल आता है, जो उसे अपने साथ डिनर पे इनवाइट करता है, क्योंकि उनकी कंपनी की तरफ से फैमिली डिनर पार्टी प्लान किया गया था। तो सांगजी उसे भी क्राउडेड प्लेस वाली बात बताती है, तो जाशु कहता है कि फिर हम दोनों अकेले कहीं जाकर डिनर कर सकते हैं। इससे पहले सांगजी कुछ कहने जाती है, जाशु कह देता है कि मैं बस तुम्हारे कैंपस पहुंचने ही वाला हूँ, इसीलिए सांगजी उसे मना भी नहीं कर पाती। तो वो जल्दी से तैयार हो जाती है, तो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ थोड़ी देर में जियांग पहुंच जाती है, जो जाशु से कहती है कि तुम मेरी कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। जाशु अब उसे कहता है कि मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जो सुन जियांग तो उस पर ग्लास का पानी फेंक कर मारती है, जो देख सांगजी को बहुत गुस्सा आता है, तो फिर वो भी उस पर पानी फेंक देती है। अब जियांग तो वहाँ की चीजें उठाकर मारने लग जाती है, जो देख सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर निकाल देते हैं। तो सांगजी भी जाशु को लेकर बाहर चली जाती है, जहाँ उसका फेस साफ कर देती है, फिर उसे कोट और मफलर पहना देती है, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी लग रही थी। तो जाशु अपने लिए उसकी केयर देखकर बस उसे देखता ही रह जाता है। तो सांगजी को याद आता है कि उसने इस लड़की को जाशु के बिल्डिंग में जाते हुए ही देखा था। उसके बारे में पूछने पर जाशु कहता कि वो मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जाशु के फेस पर चोट लगी थी, तो सांगजी उस पर मेडिसिन लगा देती है। तो अब धीरे धीरे जाशु के दिल में सांगजी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लग गया था। तभी यहाँ पर स्नोफॉल होने लगती है, जो साल की पहली स्नो थी। तो सांगजी विश करने लग जाती है, जिसमें वो जाशु की सलामती की विश करती है, और जाशु भी सांगजी के लिए ही विश करता है कि वो ऐसे ही खुश रहे। स्नोफॉल देखकर सांगजी बहुत ज्यादा खुश होती है, और उसे खुश देखकर जाशु भी काफी खुश होता है। इधर सांगजी के फ्रेंड्स भी एक दूसरे के लिए विश करते हैं। तो सांगजी को कैंपस पहुंचाने के बाद जाशु घर आता है, तो वहाँ जियांग उसका इंतजार कर रही थी, जो उसे सॉरी कह रही थी, पर जाशु उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो जियांग उसे रोकते हुए कहती कि तुम्हारी मॉम ने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा ध्यान रखोगे, इसलिए तुम मुझे अवॉइड नहीं कर सकते। अब मॉम की बात सुनते ही जाशु उसे साइड करके घर के अंदर चला आता है, जहाँ वो अपनी मॉम के बारे में याद करके काफी सैड होता है। तो एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जियांग के डैड की जान गई थी जाशु के डैड की वजह से, इसीलिए जाशु और उसकी मॉम जियांग और उसकी फैमिली से माफी मांगने के लिए आए थे, और उसकी मॉम ने प्रॉमिस किया था कि चाहे उन्हें अपना घर बेचना ही क्यों ना पड़े, पर वो लोग जियांग का ख्याल रखेंगे, और कोर्ट ने जितना पैसा उन्हें कंपेंसेट करने के लिए कहा है वो सारा पैसा वो उन्हें देंगी। फिर जाशु भी जियांग से स्कूल में माफी मांगता है, पर जियांग तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। इवन उसके क्लासमेट्स भी उसे खूनी का बेटा कहा करते थे। अब इनकी फैमिली में एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जाशु अपनी मॉम की फोटो देखकर सॉरी कहता है, फिर बाहर फायरवर्क्स देखकर वो सांगजी को हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। यहाँ पर उसे सांगजी के साथ बिताए हुए उसके मोमेंट्स भी याद आते हैं। अगले दिन उसे अपने एक फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे अपनी शादी में इनवाइट करता है। ये सुन जाशु शॉक्ड होता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो हमेशा सिंगल रहेगा। तो उससे पूछने पर वो बताता है कि वो काफी टाइम से एक लड़की को पसंद करता था, जिसे आज उसने शादी के लिए प्रपोज किया और उसने हाँ कह दिया। तो फ्रेंड पूछता है कि क्या तुझे अभी तक कोई पसंद नहीं आई। जो सुन जाशु तो सांगजी के बारे में सोचने लग जाता है और थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता है। ये सुन फ्रेंड बोलता है कि तू कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया था, फिर तो पक्का कोई ना कोई तुझे पसंद जरूर होगी। जो सुन जाशु कोई जवाब नहीं देता, पर फिर अपने
अपने आप से कहता है कि वो सांगजी के बारे में क्यों सोच रहा है। अगले दिन मिंग सांगजी और उसके फ्रेंड्स को एक सेलिब्रेशन में इनवाइट करने के लिए आता है, पर सांगजी कहती है कि उसे एक कैमरा किसी को पहुंचाने जाना है। कहकर वो जियाशु के ऑफिस के लिए निकल जाती है। जाते हुए उसे मैसेज करती है कि वो उसके ऑफिस आ रही है। जियाशु मीटिंग के बाद मैसेज देखता है तो वो सांगजी से मिलने के लिए नीचे आ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि जियांग तो कंपनी के बाहर हंगामा कर रही है। जो सुन जियाशु दूसरे रास्ते से बाहर आता है और सांगजी को कॉल करके दूसरे साइड ले जाता है। तो सांगजी उसे कैमरा देती है तो जियाशु उसे कहता है कि तुम ऐसे बिना बताए मेरे ऑफिस या मेरे घर आया मत करो। जो सुन सांगजी सैड होकर कहती कि मैंने तो तुम्हें मैसेज किया था। तो जियाशु थोड़ा शांत होकर पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया, मगर सांगजी तो उसके ऑफिस ना आने वाली बात से नाराज थी, इसलिए वो क्लास का बहाना करके चली जाती है। पर जियाशु ने तो सिर्फ जियांग की वजह से उसे ऐसा कहा था, लेकिन सांगजी समझ लेती है कि शायद जियाशु को उसका यहाँ आना पसंद नहीं है, इसीलिए वो सैड होकर जा रही होती है। लेकिन कैंपस आकर भी उसे जियाशु की ही बातें याद आ रही थी, जिस वजह से उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता। इवन डॉर्मेट्री आने पर भी वो जियाशु को उस बात को ही सोच रही थी। उनकी कुछ दिनों बाद वेकेशन आने वाली थी, इसलिए सांगजी के फ्रेंड्स पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। तभी जियाशु सांगजी को मैसेज करता है कि उसने वेकेशन में घर जाने के लिए प्लेन का टिकट बुक किया या नहीं। सांगजी कहती हाँ कर लिया। तो जियाशु कहता है कि वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाएगा। सांगजी तो सोच रही थी कि वो उसे सॉरी कहेगा उसे ऑफिस या घर में ना आने वाली बात करने के लिए, मगर जियाशु तो उस बारे में कुछ बात ही नहीं करता, इसलिए सांगजी फिर सैड होती है। तो उसके फ्रेंड्स के कहने पर वो पार्टी के लिए मान जाती है। अब वो अभी भी जियाशु की बात की वजह से ही नाराज थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रही थी। अब यहाँ पर मिंग सांगजी को डेडिकेट करते हुए एक गाना गाता है, पर सांगजी का ध्यान ही नहीं जाता उसके गाने पर। फिर थोड़ी देर में जब उसे जियाशु का कॉल आता है ये पूछने के लिए कि उसने पैकिंग किया या नहीं, पर सांगजी की बातें सुन वो समझ जाता है कि उसने ड्रिंक किया है, इसलिए वो उससे पब का एड्रेस पूछकर उसे पिक करने के लिए निकलता है। तो सांगजी अपने दोस्तों को बताकर जाती है कि मेरा भाई मुझे पिक करने के लिए आ रहा है। अब उसने ज्यादा ही पी हुई थी, इसलिए मिंग उसे छोड़ने के लिए बाहर आता है, जहाँ पर मिंग उसे पता नहीं चाह रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए वो गाना गाया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी सांगजी नीचे बैठ जाती क्योंकि उसे वॉमिटिंग आ रही थी। तो मिंग उसे पूछने ही लगा था, तभी वहाँ पर जियाशु भी आ जाता है। तो मिंग उसे अपना इंट्रो देता है और वहाँ से चला जाता है। तो जियाशु उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है। जाते हुए उसे लेक्चर भी दे रहा था कि मैंने कहा था ना कि ड्रिंक करने मत आना, और खास करके ऐसे पब में तो बिल्कुल भी नहीं। जिसुन सांगजी कहती कि पर तुमने तो कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती हूँ। ये कहकर वो अपना हाथ छुड़ाकर आगे जाने लगती है, पर जाते हुए एक जगह पर बैठ जाती है। उसे कहती है कि मुझे उठने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मेरी तबीयत खराब सी लग रही है। जियाशु कहता है कि आप चलो भी। ये कहकर वो उसे उठाने जाता है तो सांगजी उसके ऊपर ही वॉमिट कर देती है, पर फिर भी जियाशु उसे कुछ नहीं कहता और उसे पकड़कर आगे ले जा रहा होता है। पर सांगजी थोड़ी दूर जाकर फिर से बैठ जाती है और वही कहती कि मेरी तबीयत खराब लग रही है। तो जियाशु कहता है कि मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ। तो सांगजी उसे मना करते हुए कहती कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा तो अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है ना, और मेरी वेट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। ये कहते हुए वो तो रोने ही लग गई थी। जियाशु कहता है मुझे कुछ नहीं होगा और तुम्हारा वेट उतना भी ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो। ये कहकर वो उसे अपने बैग पे कैरी करता है। सांगजी अभी भी रोई जा रही थी, इसलिए जियाशु उसे रोने से मना करता है। सांगजी तो जियाशु के बारे में सोचकर ही रो रही थी, तो उसे कहती कि मेरा एक सीक्रेट है कि मैं एक लड़की को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, पर वो मुझे लाइक नहीं करता। जियाशु उसके बारे में बताने के लिए कहता है तो सांगजी उसका नाम बिना बताए कहती है कि वो तो सबको मेरे जैसे ही ट्रीट करता है, जबकि मैं सोचती थी कि वो मुझे स्पेशल ट्रीट करता है। उसने मुझे बिना बताए ही गर्लफ्रेंड बना लिया था, पर मैं अब भी उससे बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। ये कहकर वो और भी रोने लग जाती है। जियाशु भी उसके लिए सैड फील करता है। दिन उसे कार में बिठाने के बाद कहता है कि उस लड़की ने चाहे जैसा भी तुम्हें ट्रीट किया हो, पर तुम मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहोगी। इसके बाद वो उसे डॉर्मेट्री छोड़ देता है, जहाँ सुबह जब सांगजी को होश आता है तो अपना मोबाइल चेक करती है जिसमें जियाशु के मैसेज आए हुए थे। उसने सांगजी के लिए प्लेन के टिकट्स बुक किए थे और वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए 10 बजे आने वाला है। तो वो जैसे ही अपने बेड से बाहर आती है तो उसके फ्रेंड्स उससे जियाशु के बारे में पूछने लग जाते हैं। तो सांगजी उन्हें यहाँ पर गलती से ये बता देती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो मेरे भाई का दोस्त है, जिससे उसके फ्रेंड्स को याद आ जाता है कि उसने एक बार अपने फ्रेंड की लव स्टोरी सुनाई थी, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि वो तो अपने बारे में ही बात कर रही थी। तो उनके हजारों सवाल शुरू हो जाते हैं। सांगजी सामान पैक करने के बहाने नीचे चली आती है, तो रेडी होकर वो नीचे वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है, जो उसे कहता है कि शायद तुम्हें याद नहीं होगा, पर मैंने कल तुम्हारे लिए गाना गाया था क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी वहाँ पर जियाशु भी अपनी कार के साथ पहुँच जाता है। सांगजी मिंग से सॉरी कहती है, बताती है कि वो किसी और को लाइक करती है। जिसमें मिंग कहता है कि कोई बात नहीं, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, हम अभी भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। तो सांगजी कार में बैठ जाती है, जहाँ जियाशु उससे पूछता है कि क्या वो लड़का वही था इस पर तुम्हारा क्रश है, इसके बारे में तुम कल रात मुझे बता रही थी, वो भी इतना ज्यादा रोते हुए। जिसमें सांगजी सोचती कि क्या मैंने इसे सब कुछ बता दिया था कल रात। जियाशु पूछता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। सांगजी कहते हैं नहीं, बस फ्रेंड था। जियाशु पूछता है फिर क्या कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। सांगजी कहती है नहीं। जियाशु पूछता है कि उसे कैसे लड़के पसंद है। सांगजी
सांजी कहती है टॉल हैंडसम और जो सबको अच्छे से ट्रीट करता है। जैशु पूछता है फिर क्या वो तुम्हारा दोस्त इस कैटेगरी में आता है? सांजी कहती नहीं। तो जैशु बताता है कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसमें सांजी हैरान होती है। जैशु कहता है कि तुम मेरे लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ देना। सांजी कहती है मेरे सारे रूममेट्स और फ्रेंड्स मेरे ही एज ग्रुप में है और तुम्हें तो छोटी एज वाली लड़कियां पसंद नहीं है ना। जैशु कहता है किसने कहा, वो सब यूनिवर्सिटी में ही तो पढ़ते हैं। जो सुन सांजी तो हैरानी से सोचने लग जाती है कि फिर क्या इसका मतलब जैशु मुझे भी पसंद कर सकता है। ये सोचकर वो तो आगे उसे कुछ कह ही नहीं पाती। तो इसके बाद सांजी घर पहुंच जाती है। जहाँ घर पहुंचते अपने भाई के साथ उसकी मस्ती चालू हो जाती है। सांग्यान उसे बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है पर वो उसके बारे में बता नहीं रहा था। तो सांगी अपने रूम में जाती है जहाँ पर वो जैशु के साथ मेमोरीज वाली सारी चीजें बॉक्स से बाहर निकालती है। फिर जैशु को मैसेज करती है अपने भाई के गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। जैशु कहता है हाँ हो भी सकती है। सांगी उससे पूछती कि मैं सारी मेरी एज के लड़कियों को जानती हूँ तो क्या तुम्हें इससे कोई इशू है? जैशु कहता है बिल्कुल नहीं, जब तक वो 18 प्लस की होगी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सांगी ने तो ये अपने लिए ही पूछा था पर फिर वो अपने आप से कहती है कि उसने बचपन से तो मुझे सिस्टर समझा है, फिर क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? वहीं तक जैशु जो उसे लाइक करने लगा था वो सोचता है कि क्या सांगी मुझे लाइक करती होगी। तो जैशु अपने उसी फ्रेंड से मिलने जाता है जिसकी शादी होने वाली थी। तो जैशु उसे सांगी का नाम बिना बताए वो उसे बताता है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम देर मत करना और उसे जल्दी से अपनी फीलिंग्स बता देना। तो फ्रेंड की शादी का दिन आ जाता है जहाँ सांगी भी अपने भाई के साथ आई थी। अब उसकी नजरें तो जैशु को ढूंढ रही थी कि वो आएगा या नहीं, लेकिन जैशु जैसे ही आता है सांगी तो उसे हाय हेलो कुछ भी नहीं कहती। तो जैशु उसके मोबाइल पर मैसेज करता है कि तुमने मुझे हाय क्यों नहीं कहा। सांगी मैसेज देखने जाती है कि तभी उसकी मॉम का मैसेज आ जाता है जिसमें उन्होंने पूछा था कि जी तुम लोग कब वापस आने वाले हो। अब वो मैसेज जैशु भी देखता है तो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर में सब जी बुलाते हैं। सांगी कहती है हाँ जो मेरे सबसे करीबी हैं वो लोग मुझे जी बुलाते हैं। जैशु फिर से उसके क्रश के बारे में पूछने लग जाता है। अब सांगी उसे कैसे बताए कि वो तो उसी के बारे में बात कर रही थी, इसलिए सांगी अपने भाई से घर जाने की बात करती है पर सांग्यान कहता है कि वो बाद में घर जाएगा। सांगी कहकर जाती कि वो अकेले घर जा रही है। तो जैशु उसके पीछे जाता है कहता है कि मैं तुम्हें कार से घर छोड़ देता हूँ। तो सांगी उसके साथ चली जाती है पर जैशु यहाँ भी पूरे रास्ते उसके क्रश के बारे में ही पूछ रहा था जो सांगी को काफी अजीब लगता है। तो सांगी सोच में होती है कि कहीं मैंने इसे उस रात बता तो नहीं दिया था कि मैं इसे ही लाइक करती हूँ। तो जैशु उसके घर के बाहर सांगी को एक गिफ्ट देता है जो कि एक ब्रेसलेट था जिसमें उसके नाम के फर्स्ट लेटर्स लिखे हुए थे। तो जैशु उसे जी कहकर ही वो देता है कि वो भी उसका करीबी बनना चाहता था। तो जैशु उससे पूछता है कि कल तुम वापस जा रही हो ना, मेरी भी सुबह की फ्लाइट है तो हम दोनों साथ में जाएंगे और मैं तुम्हें पिक करने भी आ जाऊंगा। तो सांगी उसे थैंक यू कहकर अंदर चली जाती है और मोबाइल पर उस ब्रेसलेट के बारे में पता करती है जिससे उसे पता चलता है कि वो ब्रेसलेट तो उन्हें दिया जाता है जिनसे वो प्यार करते हो। जो देख के सांगी तो शॉकिंगली बहुत खुश होती है। तो वो अपने मॉम डैड को बताती है कि कल जैशु से सुबह पिक करने आ रहा है तो दोनों साथ में एयरपोर्ट चले जाएंगे। इधर जैशु ने तो कह दिया था कि कल सुबह वो उसके साथ जा रहा है मगर उसने तो टिकट बुक ही नहीं करवाई थी और अभी टिकट बुकिंग भी नहीं हो रही थी पर वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प से टिकट्स बुक करवा ही लेता है। पर इस चक्कर में वो रात को सो भी नहीं पाता जिस वजह से अगली सुबह जब वो सांगी को पिक करने जाता है तो उसके गेट के बाहर खड़े खड़े ही सो जाता है। तो सांगी बाहर आकर पूछती कि क्या वो सोया नहीं था। जैशु बहाना मार देता है कि वो तो बस कुछ काम कर रहा था। अब जैशु कुछ खाकर भी नहीं आया था इसलिए सांगी अपना ब्रेकफास्ट उसके साथ शेयर करती है। जिसके बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं जहाँ पर जैशु को एक हाई स्कूल फ्रेंड उससे मिलता है जो सांगी को देखकर पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इससे पहले जैशु कुछ कहता वो खुद ही कहता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जियांग थी ना। अब इससे पहले जैशु उन दोनों को ही कुछ कह पाता उसका फ्रेंड बोर्डिंग के लिए चला जाता है। तो सांगी उससे जियांग के बारे में पूछती है। जैशु बताता है कि क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिसने मेरे ऊपर पानी फेंका था, उसका नाम था जियांग। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड रही होगी। तो सांगी कहती कि अच्छा तो अगर वो नहीं थी फिर जब मैं एक बार हाई स्कूल में थी तब मैं यह सिटी आ गई थी और उस वक्त तुम्हारे साथ एक लड़की आई थी तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। जो सुन जैशु तो हंसने ही लग जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि सांगी ने कंपनी के डायरेक्टर को देखकर समझ लिया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब वो सांगी को देखकर ही हंस रहा था जो देख सांगी भी समझ जाती है कि शायद उसे भी तब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो जैशु सांगी को उसके डॉर्मेट्री छोड़ देता है जहाँ वो जैशु को बाय करने के लिए बालकनी में भी आती है जहाँ उसे उसकी फ्रेंड निंग देख लेती है। अब निंग तो सब कुछ समझ चुकी थी इसलिए उससे पूछती है कि क्या तू इसे लाइक करती है। सांगी कहती है पर वो मुझे लाइक करता है या नहीं ये मुझे नहीं पता क्योंकि बचपन से ही उसने मुझे बहन की तरह ट्रीट किया है। निंग कहती है तब तू बहुत छोटी बच्ची थी इसलिए उसने तुझे सिस्टर की तरह ट्रीट किया पर तू अभी का याद कर कि अभी वो तुझे जैसा ट्रीट करता है तो क्या ये तुझे बहन वाला ट्रीटमेंट लगता है। अब सांगी तो सोचते हुए कंफ्यूज हो जाती है। वहीं तो जैशु अपने उसी मैरिड फ्रेंड से बात करता है जिससे वो अपने और सांगी के बारे में बता रहा था। अब उसे इन सारी बातों के बारे में बताते हुए वो खुद रियलाइज करता है कि सांगी ने अब तक उसके क्रश के बारे में जितना भी सब कुछ कहा है वो तो जैशु से ही मैच करता है। इसलिए वो सांगी को मैसेज करके बताने जाता है कि तुमने जिसे एयरपोर्ट पर देखा था वो कंपनी की डायरेक्टर थी। पर ये बात वो उसे सामने से बताना चाहता था इसलिए वो उसे कॉल करके लंच पे इनवाइट करता
जाता है, जिस बारे में जब सांगजी के फ्रेंड्स को पता चलता है तो वो सभी सांगजी को मस्त तैयार कर देते हैं उसके फर्स्ट डेट के लिए। फिर जाशु जैसे ही आता है वो लोग उसे नीचे भेज देते हैं। अब जाशु तो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो जाशु कहता है कि मैं आज तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। जो सुन सांगजी सोचती कि शायद वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने वाला है, इसलिए सांगजी का मूड ऑफ हो जाता है। अब वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं तो डायरेक्टर भी यहाँ पर पहुंच जाती है, जिससे सांगजी भी पहचान लेती है। तो जाशु वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसने डायरेक्टर से ही सांगजी को सब कुछ बताने के लिए कहा था। तो डायरेक्टर उसे सब कुछ बता देती है कि वो तो अपने हस्बैंड को एयरपोर्ट छोड़ने आई थी, इसलिए हम जाशु के साथ ही आए थे, पर शायद तब तुमने हमें मिसअंडरस्टूड कर लिया था। वैसे जाशु काफी अच्छा लड़का है एंड स्पेशली वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता है। उस दिन भी वो तुम्हें रोता हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हुआ था। वो सांगजी से आगे कुछ पूछने ही जा रही थी कि तभी उनके ऑफिस के सारे स्टाफ यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो जाशु उनसे सांगजी को अपनी फ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करता है, जिससे सांगजी तो शॉकिंगली बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये पहली बार था जब जाशु ने उसे अपना फ्रेंड बताकर सबसे इंट्रोड्यूस किया था। अब सांगजी को क्राउडेड प्लेस पसंद नहीं था, इसलिए जाशु उसे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ से कहीं जाना है। सांगजी यहाँ कहती है तो जाशु उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। अब जाशु ने उसका हाथ होल्ड कर रखा था, इसलिए सांगजी तो बहुत खुश हो रही थी। तो जाशु उससे पूछता है कि क्या उसे कहीं और जाकर खाना खाना है। सांगजी कहती है उसे अब भूख नहीं है। तो जाशु कहता है फिर हम मूवी देखने चल सकते हैं। जो सुन सांगजी तो बहुत खुश होती है। अब सांगजी के फ्रेंड्स उसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि उसका डेट कैसा चल रहा है। सांगजी भी बहुत खुश होकर उससे रिप्लाई कर रही थी कि अब तक तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। अब जाशु उसके लिए एक मिल्क शेक खरीदता है जो सांगजी बिना देखे ही पी लेती है, पर मिल्क का टेस्ट मिलते ही वो जाशु से इसके बारे में पूछती है। तो जाशु पूछता है कि कहीं तुम्हें मिल्क से एलर्जी तो नहीं है। सांगजी हाँ में जवाब देती है। तो जाशु उसके लिए दूसरा ड्रिंक खरीदने के लिए जाता है, पर वापस आकर देखता है कि सांगजी का फेस तो पूरा रेड रेड सा हो रहा था, इसलिए जल्दी से वो उसे मेडिकल स्टोर ले जाता है जहाँ उसे मेडिसिन खिला देता है। अब सांगजी ने तो अपना पूरा फेस ही ढक लिया था। तो जाशु उससे पूछता है कि मैंने एक बार तुम्हें मिल्क बॉटल दिया था तो क्या तुमने उसे पी लिया था। सांगजी कहती नहीं, वो मैं घर लेकर गई थी। सांगजी बार बार अपने फेस को ही टच कर रही थी, जो देख जाशु उसके दोनों हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है। तो सांगजी पूछती है आज तुमने अपने कलीग्स के सामने मुझे अपना दोस्त क्यों कहा? बचपन से ही तो तुम मुझे अपनी बहन बताते आए हो। जो सुन जाशु रुक जाता है, उसके पास आकर कहता है कि क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सांगजी चुप हो जाती है। तो जाशु उसे कन्फेस करने ही चाह रहा था, पर अभी उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताता। अब कल सांगजी का बर्थडे था, इसलिए कल वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब सांगजी जैसे ही अपने डॉर्मेट्री पहुंचती है, उसके फ्रेंड्स के हजारों सवाल शुरू हो जाते हैं। तो सांगजी बताती कि उनकी डेट बहुत अच्छी रही है और कल उनका मूवी देखने का और डिनर का प्लान है। तो सुबह सुबह वो तैयार होकर नीचे आती है जहाँ मैंगो उसे बर्थडे गिफ्ट देता है। जो देख जाशु तो जेलस हो रहा था, इसलिए वो सांगजी से वो गिफ्ट ले लेता है, कहता कि मैं तुम्हारे लिए इसे ले चलता हूँ। तो दोनों चलते हुए जा रहे थे, तभी अचानक जाशु उसके सामने आ जाता है, करीब आकर कहता है कि जिस लड़के के बारे में तुमने मुझे बताया था कहीं वो मैं तो नहीं हूँ। सांगजी तो हैरान हो जाती है, पर उसे कहती है कि वो तुम नहीं हो। तो जाशु से वो सारी बातें बताने लग जाता है कि तुमने तो कहा था कि वो लड़का हैंडसम टॉल हो, जिसे लड़कियां पसंद करती हो, पर वो सबको एक जैसा ट्रीट करता हो। ये सारी बातें तो मेरी जैसी ही लग रही है। पर सांगजी अभी भी कहती कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। इसके बाद दोनों बस से मॉल की ओर आते हैं, जहाँ पर बहुत भीड़ होने की वजह से जाशु से अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। सांगजी उसका शर्ट पकड़ती है, तो जाशु उसका हाथ अपने बाजू में रख देता है। जो देख सांगजी भी स्माइल करती है। इसके बाद दोनों मूवी देखने के लिए आते हैं, जहाँ जाशु तो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक पकड़ा हुआ था, इसके लिए सांगजी मना कर रही थी। तो जाशु एक टिश्यू पेपर कोल्ड ड्रिंक पे रैप कर देता है। इसके बाद अपना हाथ सामने करता है। जो देख सांगजी सोचती कि क्या ये मुझे अपना हाथ पकड़ने के लिए कह रहा है, पर सांगजी कहती कि अभी ये ठीक नहीं होगा। जाशु कहता है हाँ सही कहा तुमने, अभी तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी हो ना। जो सुन सांगजी शॉक्ड होती है। तो मूवी देखने के बाद जाशु उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सांगजी का बर्थडे सरप्राइज था। तो टेरेस में जाशु ने उसके लिए बर्थडे प्लानिंग किया था और उसके लिए बहुत सारे केक्स भी लाया था। जो देख सांगजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। देन केक कटिंग के बाद जाशु उसे गिफ्ट देता है, जो उसे डॉर्मेट्री जाकर देखने के लिए कहता है। तो सांगजी नीचे देख रही होती है कि तुम्हें आज तक कितने लोगों ने प्रपोज किया है और किस तरह के लड़के तुम्हें पसंद आए हैं। सांगजी बताती है कि अभी तक तो मुझे कोई पसंद नहीं आया है। जाशु पूछता है कि एग्जैक्टली तुम्हारा आइडियल टाइप कैसा है। सांगजी कहती है मैंने कहा था ना, वो काफी केयरिंग हो, टॉल हो, हैंडसम हो। ये सब सुन जाशु तो काफी खुश होकर उससे कहता है तो मैं तुम्हारे टाइप पे फिट बैठता हूँ, तो क्या मैं भी दूसरों की तरह तुम्हें कोट कर सकता हूँ। जो सुन सांगजी तो शॉक्ड रह जाती है और ब्लश कर रही होती है। फिर उससे पूछते कि पर तुम तो मुझे अपनी सिस्टर समझते थे ना। जाशु कहता है पर हम रियल ब्रदर सिस्टर तो नहीं है, और तब तुम बहुत ही छोटी सी बच्ची थी, इसलिए मैं तुम्हें बहन की तरह ही ट्रीट करता था, पर अब मैंने अपनी फीलिंग्स रियलाइज की है। अब ये सब सुन सांगजी तो मन ही मन शॉकिंगली बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, पर उसे तो अभी भी इन सब पे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जाशु ने उसे ऐसा कहा। जाशु कहता है कि अब मैं तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता और बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। जो सुन सांगजी तो अभी भी कुछ नहीं कह रही थी। तो जाशु पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती। सांगजी तो जल्दबाजी में नहीं कह देती है, पर फिर कहती कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं अभी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हूँ, पर अगर तुम मुझे इस तरह से अपनी फीलिंग्स बताते रहो तो शायद मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म हो जाऊँ। जाशु कहता है कि फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रपोज करता रहूँ। जिसमें सांगजी तो स्माइल करने लग जाती है। फिर कहती है मैंने तुम्हें अभी तक रिजेक्ट तो नहीं किया ना, तो तुम ट्राई कर ही सकते हो, और अभी तक तो तुमने ऑफिशियली अपना लव कन्फेस भी नहीं किया है। जाशु कहता है कि फिर क्या मैं अभी तुम्हें प्रपोज कर दूँ। सांगजी कहती है अभी नहीं, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम तो दो। ये कहकर वो तो बहुत ब्लश किए जा रही थी। तो इसके बाद सांगजी अपने डॉर्मेट्री लौट आती है, जहाँ उसके फ्रेंड्स ने भी उसके बर्थडे की तैयारी की थी। तो केक कटिंग के बाद वो लोग तो पूछने ही लग जाते हैं
तुम दोनों की बात कहाँ तक पहुंची। अब सांगजी तो बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है कि उसने मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की। जो सुन सांगजी तो खुद भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, ब्लश कर रही थी। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 15 का एंड यहीं पर होता है। तो अब इन दोनों का रिलेशन आगे कैसे बढ़ेगा देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड 16 की शुरुआत में हम सांगजी को देखते हैं जो जियाशु का गिफ्ट ओपन करती है, जिसमें एक कैमरा होता है जिसे ऑन करने पर वो जियाशु की एक फोटो देखती है, पर उसमें सिर्फ जियाशु का धुंधला गला दिख रहा था जो उसे काफी अजीब लगता है। तो वो फोटो खींचकर उसे भेजती है, जो देख जियाशु को याद आता है कि ये तो उससे कैमरा ठीक करते टाइम हो गया था। पर वो सांगजी को टीज करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ करती हो तो मैं तुम्हें मेरी एक एचडी एंड क्लियर फोटो भेजूंगा। तो सांगजी भी उसकी थोड़ी मस्ती करती है। तो जियाशु कहता है कि वो कल से सांगजी को इम्प्रेस करने के मिशन में लग जाएगा। तो सांगजी उसे ऑल द बेस्ट विश करती है। इसके बाद सांगयान सांगजी को बर्थडे विश करता है। तो सांगजी अपने भाई को बताती है कि वो अपने से थोड़े बड़े लड़के को डेट कर रही है, जो सुनकर ही सांगयान को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड वाला कांड याद आ गया था जिसने उसे एयरपोर्ट बुलाकर छोड़ दिया था। इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। ये कहकर वो कॉल काट देता है। तो सांगजी कहती है कि वो तो बस आपसे एक ही दिन का बड़ा है। इसके बाद सांगजी ब्रेसलेट के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसकी फ्रेंड निंग आती है जो उससे उसकी डेटिंग प्लान के बारे में पूछती है। पर सांगजी उसे कहती है कि मैंने तो अभी तक उसे हाँ भी नहीं कहा है। तो निंग उसे कहती कि तुम्हें थोड़ी देर तो उसे तड़पाना ही चाहिए। पर सांगजी का तो मन कर रहा था कि वो अभी मान जाए क्योंकि फाइनली उसका फर्स्ट क्रश उसे लाइक करने जो लगा है। पर एक दूसरा थॉट भी उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर जियाशु का उस पर से इंटरेस्ट चला गया तो। निंग कहती फिर तो तुम्हें टेस्ट करना चाहिए कि उसकी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन है या नहीं और वो तुम्हें लेकर सीरियस भी है कि नहीं। तो सांगजी इस बारे में सोचने लग जाती है। अगले दिन सुबह जब चारों फ्रेंड्स बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो जियाशु सांगजी को मैसेज करके पूछता है कल वो फ्री रहेगी या नहीं। सांगजी तो एक्साइटेड होकर हाँ कहने जाती है, पर निंग उसे रोकते हुए कहते कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें टेस्ट करना है। इसीलिए निंग उससे फोन छीनकर रिप्लाई करती कि वो फ्री नहीं है। जो देख जियाशु का तुरंत मैसेज आता है कि क्या फिर परसों फ्री रहोगी। ये देखकर सांगजी मैसेज करती है कि वो उस दिन भी फ्री नहीं होगी। जियाशु तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो वो अपने कलीग से पूछता है कि अगर किसी लड़की को जिसे तुम अप्रोच करना चाहते हो वो तुम्हें बार बार कहे कि वो फ्री नहीं है मेरे साथ बाहर चलने के लिए, तो उसका क्या मतलब होता है। जिसका एक कलीग रिप्लाई करता है कि वो फ्री होगी या नहीं ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो जियाशु पूछता है कि फिर उसके बाद वाले दिन। जो देख सांगजी के फ्रेंड्स कहते हैं कि ये टेस्ट उसने पास कर लिया इसलिए तुम हाँ कर दो। अब सांगजी का यस रिप्लाई देखकर तो जियाशु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो उनकी डेट का दिन आता है। सांगजी फुल सज धज के रेडी होकर बाहर आती है, पर बाहर आते ही उसे जियाशु का कॉल आता है। उससे पहले ही सॉरी कहते हुए बताता है कि उसके नए प्रोग्राम में कोई बग का प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए आज वो लोग डिनर करने नहीं जा सकते। देन उसे एक बार फिर सॉरी कहता है, पर कहता है कि वो लोग कल जाएंगे। सांगजी भी उसकी कंडीशन समझती है और अगले दिन तैयार होकर आती है। पर हॉस्टल से बाहर आते ही उसे फिर से जियाशु का कॉल आता है जो आज उसे अगेन सॉरी कहकर बताता है कि आज उसके फ्रेंड ने गड़बड़ कर दी है जिसे ठीक करने के लिए उसे ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा। तो चलो आज भी सांगजी उसकी कंडीशन समझ जाती है और डिनर का प्लान कल पे शिफ्ट करती है और आज वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही चली जाती है। पर अगले दिन भी ऑफिस के काम की वजह से जियाशु ने उनका डिनर कैंसिल कर दिया था जिससे अब सांगजी भी परेशान हो गई थी। पर उससे ज्यादा गुस्सा तो सांगजी के फ्रेंड्स को आ रहा था जो उसके सामने जियाशु की बुराई करने लग जाते हैं और कहता है कि आखिर वो कैसा लड़का है। उसने खुद कहा था कि वो तुम्हें अप्रोच करेगा पर यहाँ तो उसके पास एक दिन मिलने का भी टाइम नहीं है। तो उसके फ्रेंड्स से सांगजी को चेयरअप करते हैं पर हद तब हो जाती है। जियाशु ने उनका डेट कैंसिल कर दिया था पर इस बार उसकी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा सीरियस थी क्योंकि जियाशु के डैड जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे वहाँ के डॉक्टर ने उसे कॉल किया था। तो एज यूजुअल तुम जितनी बार चाहे दुखी हो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हमेशा तुम्हें चेयरअप करेंगे। उसी तरह सांगजी के फ्रेंड्स भी उसे चेयरअप करते हैं और उसे खुश करने के लिए बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। वहीं तरह हमें जियाशु को दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर बता रही थी कि इन 9 सालों में उसके डैड की तबीयत में कोई सुधार नहीं आई है पर वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ठीक करने की। तो जियाशु अपने डैड के पास आता है और उन्हें सॉरी कहता है जिससे एक फ्लैशबैक शुरू होता है आज से 9 साल पहले जब जियाशु और उसकी मॉम डैड के आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में उसके डैड जो काफी घबराते हुए आते हैं उनकी हालत देखकर पता चल रहा था कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। तो वो डरते हुए उन्हें बताते हैं कि उन्होंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है और वहाँ कोई नहीं था इसलिए वो वहाँ से भाग आए थे और जिनका उन्होंने एक्सीडेंट किया था वो थे जियांग के डैड। अब जियाशु ये सुनकर ही हॉस्पिटल कॉल करने लगता है और जियाशु की मॉम भी डैड को पुलिस में जाने के लिए कहते हैं ताकि इससे उस आदमी की जान भी बचाई जा सके वरना अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सोचकर जियाशु हॉस्पिटल कॉल कर रहा था जिसे डैड कॉल करने से रोक रहे थे। तो मॉम उन्हें समझाती कि उस आदमी को बचाना जरूरी है वरना और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। पर इससे डैड तो इतना ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि वो तो लड़खड़ाते हुए खिड़की से नीचे ही गिर जाते हैं और तभी से उनकी ये हालत हो रखी है और कोर्ट ने भी एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन की वजह से उन्हें बेल पर बाहर रखा है। तो इस इंसिडेंट के बाद उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी। उनके पास पैसों की बहुत कमी हो गई थी। उसकी मॉम ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसलिए जियाशु बहुत सारे काम करके उनके इलाज के लिए अपने डैड के इलाज के लिए और जियांग की फैमिली को पैसे देने के लिए बहुत मेहनत करता था। और यही टाइम पर उसकी मॉम की सर्जरी होने वाली थी जिस वजह से उसने सांगयान के फैमिली से उधार लिया था मगर वो उन पैसों से भी अपनी मॉम की जान नहीं बचा पाया था। इसलिए वो अपने डैड को भी सॉरी कहता है अपनी मॉम को भी याद करके सॉरी कहता है। तो अगले दिन जियाशु अपना ऑफिस का काम करके रात को 8:30 बजे अपने घर पहुंचता है। तो वो सांगजी को कॉल करके सॉरी कहता है। इतने दिन काम में बिजी होने की वजह से वो उसे मिल नहीं पाया था इसलिए वो उसे कहता है कि मैं आज तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। जो सुन सांगजी भी खुश होती है तो उसके फ्रेंड्स तुरंत उसे तैयार करते हैं रूम से बाहर भेज देते हैं। तो दोनों साथ में डिनर करने आते हैं जहाँ पर जियाशु से फिर से सॉरी कहता है पिछले कुछ दिनों के लिए। जियाशु
उससे पूछता है कि उसने इन दिनों क्या किया। सांगजी कहती है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमी, पढ़ाई की और किसी के साथ डेट पे जाने का वेट कर रही थी। जाशु पूछता है क्या तुम सच में इतना ज्यादा वेट कर रही थी मेरे साथ डिनर करने के लिए? सांगजी थोड़ी अपसेट दिख रही होती है तो जाशु पूछता है क्या तुम मेरी वजह से अपसेट हो? सांगजी कहती है नहीं, मुझे तो तुम थोड़े अपसेट लग रहे हो। क्या सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक है? जाशु कहता है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और फाइनली तुम्हारे साथ डिनर कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो सांगजी कहती है सच में? फिर स्माइल करो। तो जाशु स्माइल करती है तो सांगजी भी बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो जाशु के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉटन कैंडी बनाती है जो दोनों बहुत ज्यादा खुश होकर खाते हैं। जिसके बाद सांगजी जाशु से कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी लड़के के लिए कॉटन कैंडी बनाई। जाशु कहता है मैं इसका मतलब समझ गया, तुमने हाँ कहा ना, मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई। सांगजी कहती है मैंने कब हाँ कहा? जाशु कहता है तुमने फर्स्ट टाइम मेरे लिए कॉटन कैंडी बनाई, इसका तो यही मतलब होता है क्योंकि ऑर्डिनरी फ्रेंड के लिए कोई ऐसा थोड़ी ना करता है। सांगजी कुछ कहने चाहती है इससे पहले जाशु कहता है और तुमने मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट भी तो पहना है। जो सुन सांगजी ब्लश करती है पर सांगजी अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहती कि ऐसा नहीं चलेगा, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मेरा दिल नहीं जीत पाओगे। जाशु पूछता है कि फिर मैं क्या करूँ तुम्हारा दिल जीतने के लिए? सांगजी कहती है वो भी क्या मैं बताऊँ, इंटरनेट पर ढूंढो या फिर अपने किसी दोस्त से पूछो कि एक लड़की को कैसे इम्प्रेस किया जाता है, वरना कॉल्स पे बात करने से या फिर चैटिंग करने से हमारे बीच कुछ खास नहीं हो सकता। तो जाशु कहता है ओके, मुझे मेरी गलतियाँ समझ में आ गई, तो आज से और अभी से मैं इसको लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ, मैं फुल जोश के साथ तुम्हें इम्प्रेस करूंगा। सांगजी कहती है ठीक है देखते हैं तुम क्या करते हो। तो जाशु पूछता है कि क्या कल तुम फ्री हो? सांगजी कहती है नहीं, कल मेरा शेयरिंग क्लास है, पर कल उसने इतना कहा ही था। ठीक है फिर मैं कल से मेहनत करूंगा। ठीक है फिर वो थोड़ा आगे चला जाता है। सांगजी कहती है मैंने 2 बार पर कहा तो लेते कि मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल सकती हूँ, पर जाशु तो आगे चलता ही जाता है। अब अगले दिन सांगजी क्लास में होती है तभी उसके साथ में बैठी फ्रेंड आगे चली जाती है क्योंकि जाशु वहाँ पर आ गया था। जाशु को देखकर सांगजी तो हैरान होती है तो जाशु उसके पास बैठ जाता है। सांगजी शॉकिंगली पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाशु कहता है मैंने कहा था ना कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम्हारी क्लास का लोकेशन और टाइम पता किया और आ गया। सांगजी पूछते फिर क्या तुम मुझे कंपनी देने वाले हो? जाशु कहता नहीं तो हम बस कोइंसिडेंटली मिले। सांगजी ब्लश करने लगती है तो जाशु उसे और टीज कर रहा था, वही सांगजी तो बस शर्मा ही जा रही थी। तो सामने से उसकी फ्रेंड उनकी फोटोज खींच लेती है। सांगजी उसे कुछ कहने जाती कि दूसरे स्टूडेंट्स उसके बारे में ही बात करने लगते हैं कि सांगजी का बॉयफ्रेंड उसे कब से घूरे जा रहा है। जो सुन सांगजी फिर से शाय फील करती है और जाशु से बस नजरें चुरा रही थी और अपने आप से कहती कि ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है। जाशु तो अभी भी उसे रोमांटिकली देखे जा रहा था। सांगजी तो शर्म के मारे उसे देख ही नहीं पा रही थी, इसलिए वो उसे कहती है कि मुझे नींद आ रही है। जाशु कहता है फिर सो जाओ। तो सांगजी अपनी आंखें बंद करने का नाटक करती है। जाशु अपने आप से कहती है कि कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। ये कहकर वो उसके क्लोज आने लगता है, फिर उसके एकदम करीब आकर उसके चिक्स पर टच करता है, जिससे सांगजी आंखें खोल के उसकी ओर देखती है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहते कि यहीं पर एपिसोड का एंड भी हो जाता है। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोनों की आंखें मिलती है तो सांगजी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे थे दुआन जाशु? अब पहली बार सांगजी से अपना नाम सुनकर जाशु पूछते कि अभी तुमने क्या कहा? अभी हमारा जो रिलेशन है उसके हिसाब से ये कहना क्या ठीक है? सांगजी कहती मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। जाशु कहता है फिर इसका मतलब तुम सोने का नाटक कर रही थी। अब सांगजी उसकी बातें सुन काफी ज्यादा शर्मा रही थी और जाशु है कि उसकी ओर से वो नजरें ही नहीं हटा रहा था, इसलिए वो तो जाशु की ओर देख ही नहीं पा रही थी। तो सांगजी उसे अपने पास आने के लिए कहती है और उसके गाल पर किस कर देती है, जो जाशु ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसने कहता है कि क्या इसका मतलब हाँ है? सांगजी कहते हैं मैंने किस किया, इसका मतलब हाँ कैसे हुआ? मैंने अभी तक कहा थोड़ी ना है। जाशु कहता है अब मान भी जाओ, तुमने तो मुझे किस भी कर लिया। पर सांगजी इतनी आसानी से नहीं मान रही थी, तो जाशु भी बस उसे ही देखे जा रहा था, जिससे सांगजी तो और ज्यादा शाय फील कर रही थी। तभी उनके सीनियर्स क्लास में आ जाते हैं और उनकी क्लास शुरू होती है। सांगजी जाशु को यहाँ से जाने के लिए कहती है पर जाशु तो नहीं जाता और उसके साथ ही क्लास अटेंड करता है। तो सांगजी के फ्रेंड्स को भी उनकी फोटोज मिल गई थी, जो देख वो लोग भी सांगजी के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्लास के बाद दोनों चलते हुए आ रहे थे, तभी सांगजी अपने फ्रेंड्स को बास्केटबॉल कोर्ट में देखती है। तो सांगजी के साथ जाशु भी मैच देखने के लिए चला जाता है। तो मैच में निंग का बॉयफ्रेंड और मिंग भी खेल रहे थे। तो मैच के दौरान मिंग के पैर पर मोच आ जाती है, तो मिंग की टीम को रिप्लेसमेंट की जरूरत थी, इसीलिए वो लोग जाशु को उनकी टीम से खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। जिसमें सांगजी जाशु से पूछते कि क्या तुम्हें खेलना आता है? ये सुनकर जाशु तो खेलने के लिए मान जाता है और अकेले ही बास्केट पे बास्केट करने लग जाता है, जो देख सांगजी तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इस तरह से मिंग की टीम को वो जिता देता है, जिससे सब लोग बहुत खुश होते हैं। जब सांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ डॉर्मेट्री में होती है तो वो सभी समर वेकेशंस में वो लोग क्या करने वाले हैं इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। निंग तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए वेकेशंस में यहीं रहने वाली थी, वहीं यूशिन और लान इंटर्नशिप करने वाले थे। इस दौरान सांगजी भी इंटर्नशिप करने का डिसाइड करती है, जिससे उसे काम का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, इसलिए वो अपने भाई को इस समर वेकेशन घर नहीं जाने के बारे में बताती है। पर सांगयान समझ लेता है कि वो अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर रहना चाहती है, इसलिए वो उसे साफ वार्निंग दे देता है कि तुम्हें इस बार घर वापस आना है और अगर तुम नहीं आई तो मैं वहाँ खुद जाकर तुम्हें ले आऊंगा। सांगजी उसे काफी समझाने की कोशिश करती कि वो बस इंटर्नशिप करना चाहती है, पर सांगयान तो उसकी बात ही नहीं सुनना चाहता था। सांगजी उसे समझा रही थी कि वो इतना भी बड़ा नहीं है, वो बस आपसे कुछ दिन का बड़ा है, पर डैड के जितना भी नहीं। पर सांगयान कहता है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, पहली बार तुम घर आ रही हो और नहीं आई तो मैं वहाँ जाकर तुम्हें वापस ले आऊंगा। तो सांगजी सोच में होती कि आखिर वो अब क्या करे। तो सांगजी की फ्रेंड लान मिंग को एक मेडिसिन देने जाती है,
जहाँ उन दोनों को हंसते हुए एक साथ बात करता देख निंग और यूशिन समझ जाते हैं कि लान मिंग को लाइक करती है, जिसमें दोनों तो उसे फुल सपोर्ट करते हैं। इधर शाम को जैशु ऑफिस से निकलता है और सांगजी को मैसेज करता है कि वो अभी फ्री होगी या नहीं, पर सांगजी रिप्लाई करती है कि उसका अभी प्लान है। लेकिन तभी पीछे से सांगजी आ जाती है, जो अपने साथ एक गिफ्ट भी लेकर आई थी, क्योंकि आज जैशु का बर्थडे था। जैशु उसे देखकर तो सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि तुमने तो अभी कहा कि तुम्हारा कोई प्लान है। सांगजी कहती है हाँ, मुझे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कहकर उसे उसका गिफ्ट देती है। जैशु कहता है कि मुझे तो याद ही नहीं था इस बारे में। तो सांगजी उसे टीज पिटना करते है? हुए कहती है कि उम्र में बड़े लोगों को उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। जैशु कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मेरी उम्र बढ़ रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो ताकि 27 का होने से पहले मेरी शादी हो जाए। सांगजी कहती है कैसे हो सकता है, तब तक तो मैं ग्रेजुएट भी नहीं होंगी, तो तुम आखिर किससे शादी के बारे में सोच रहे हो। ये सुन जैशु तो हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम मान गई। तो सांगजी ब्लश करने लगती है। इसके बाद सांगजी जैशु को कार में कहीं ले जा रही थी, तभी वो उससे पूछती कि तुम्हें अभी तक किस किसने विश किया। जैशु कहता है कि शायद सब लोग बिजी होंगे, इसीलिए वो लोग भूल गए होंगे। जिसुन सांगजी को थोड़ा बुरा लगता है। तभी सांगजी को उसके सीनियर का मैसेज आता है, किसी प्रोजेक्ट के डिजाइन को सबमिट करने की बात करता है, तो वो थोड़ा छुप कर उसे रिप्लाई कर रही थी। जो देख जैशु पूछता है कि तुम किससे मैसेज कर रही हो। सांगजी कहता है वो मेरा एक सीनियर था। जो सुनकर ही जैशु तो जेलस हो रहा था, तो उससे पूछता है क्या वो हैंडसम है, हाइट में तुमसे लंबा है। ये सब सुन सांगजी तो स्माइल कर रही थी। तो फाइनली उसे बताई दी थी कि सीनियर की एक गर्लफ्रेंड भी है। जिसमें जैशु कहता है कि अच्छा, मैं तो बस पूछ रहा था। वही सांगजी तो बस स्माइल करी जा रही थी। तभी जैशु को सांगयान का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि क्या मेरी बहन ने तुझे गिफ्ट दिया। वो मेरी तरफ से था, सो हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त। अब ये सुन सांगजी तो बड़ी एम्बेरस होती है, क्योंकि सांगजी ने बताया नहीं था कि ये गिफ्ट उसके भाई की ओर से था। तो जैशु भी उसे टीज करता हुआ कहता है कि हाँ, मिल गया मुझे तेरा गिफ्ट। इसके बाद सांगयान तो उसे पूछने लग जाता है कि क्या तूने सुना, लिटिल लेमन फिर से किसी पोस्ट ग्रेजुएट को डेट कर रही है, कि तुझे उस बारे में कुछ पता है। अब जैशु को इस बारे में तो कुछ पता नहीं था, इसीलिए उससे कहता है कि अच्छा, उसका बॉयफ्रेंड भी है और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट। सांगयान कहता है कि इतना ही नहीं, वो तो उस लड़की के चक्कर में समर वेकेशन